बजा तुम हो मनीषा राणा मुकम्मल नॉवल। अरे हूर आराम से खाओ, इतनी जल्दी क्या है? सबा बेगम ने हूर को टोका। मामा आपको नहीं पता सर हफीज कितना डांटते हैं। एक तो फर्स्ट लेक्चर भी इन्हीं का होता है। ओके डन, अब मैं चलती हूँ। बाबा जान आ जाएं बाहर। हूर टेबल से उठते हुए बोली। अरे नाश्ता तो करने दो अपने बाबा को। सबा बेगम ने हूर को घूरते हुए कहा। हाँ तो कर लेना वापस आकर, जल्दी चले बाबा। हूर ने मुजम्मल साहब के हाथ को खींचा तो वो टेबल से मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। आपको नहीं पता सर हफीज का तौबा तौबा जलाद हैं बिल्कुल। हूर ने कानों को हाथ लगाकर कहा, जबकि मुजम्मल साहब ने जोर से कहका लगाया था और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मुजम्मल साहब और सबा बेगम की शादी काफ़ी अरसे बाद इनको बहुत तरस कर एक बेटी मिली थी, नीली आंखों वाली सुर्ख सफ़ेद प्यारी सी, जिसका नाम उन्होंने हूर रखा था। क्योंकि हूर इनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए वह इसकी हर बात आंख बंद करके मानते थे। इनके लाड प्यार ने हूर को थोड़ा सा बदतमीज़ और बेबाक भी कर दिया था। लेकिन ये बात मुजम्मल साहब और सबा बेगम को कौन समझाए कि मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन औलाद की तरबियत बहुत अच्छी करनी चाहिए ताकि बाद में उन्हें नुकसान ना हो। हेलो अहमद। अहमद ने कॉल रिसीव करके कहा, यार तो सो रहा है? हाँ वो सुबह उठा था लेकिन फिर नमाज पढ़ के लेटा तो पता नहीं कब आँख लग गई। तू बता सब खैरियत तो है? अहमद बेड से टेक लगाकर बैठा, सिगरेट लगाई। नहीं यार, तुझे याद है मैंने तुझे बताया था एक लेक्चरर है जो पता नहीं कौन सी जिद की वजह से उस्मान को हर बात से नीचा दिखाता है, और आज तो उसने हद कर दी है यार। उस्मान पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे यूनी से निकाल दिया। यार तू जानता है उस्मान ऐसा नहीं है, इसकी फ्यूचर का सवाल है जो कि हफीज़ ख़त्म करना चाहता है। यार प्लीज़ तू कुछ कर। उसामा ने परेशानी से कहा, तो फिक्र मत कर, मैं आ रहा हूँ। अब इस हफीज़ को मैं ही डील करूँगा अपने स्टाइल में। अहमद ने कहकर कॉल काटी और उठकर तैयार होने लगा। राना एजाज अहमद के 2 ही बच्चे थे। फ़िज़ा राना जो कि अहमद से बाद 5 साल बड़ी थी और शादीशुदा थी, मगर फिर भी अपने शौहर बच्चों के साथ अहमद के साथ ही रहती थी। इसके बाद राना अहमद एजाज ऊंचा लंबा, स्मार्ट सा, खूबसूरत और पुरकशिश था, जो कि अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए जान तक देने को तैयार था, जिसकी वजह से अब तक बहुत नुकसान भी उठाया था। लेकिन क्योंकि वो हर किसी के साथ मुखलिस हो जाता था, लोग इसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते थे। और अब भी उसामा इसका दोस्त अपने काम के लिए ही बुला रहा था और अहमद ना चाहे ऐसा हो ही नहीं सकता था। ओहो, आज तो मैडम आप फिर से लेट हो गई। हूर ने सिला को देखकर कहा, जो कि अभी हूर के साथ यूनी में दाखिल हो रही थी। हाँ वो भाई ने लेट करवा दिया। अच्छा ठीक है, लेकिन अब तो चलो वरना पक्का आज बड़ी इंसल्ट होनी है। हूर तकरीबन भागते हुए बोली, जबकि सिला भी इसका पूरा साथ दे रही थी। ये आवाज़ कैसी? जैसे ही वो दोनों अपने क्लास के पास पहुंची, इन्हें कुछ लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही थी। सिला ने हूर को देखकर कहा, पता नहीं शायद किसी की क्लास लग रही होगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, कुछ देर में हम दोनों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। हूर जल कर बोली और क्लास का दरवाज़ा खोलकर डरते डरते अंदर दाखिल हुई। लेकिन अगले ही लम्हे हूर सुख चेहरे के साथ आगे बढ़ी और अहमद के हाथ को, जो कि सर हफीज़ के कॉलर पर था, इसे हटाया और अहमद को एक जोर का धक्का दिया। ये क्या बदतमीज़ी है? बड़े हैं वो तुमसे, इस बात का ख्याल कर लो। खबरदार अगर तुमने इन्हें हाथ लगाने की जरूरत भी की तो जहाँ से जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। हूर नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, जबकि अहमद बहुत गौर से इसकी नीली आंखों वाली लड़की को देख रहा था। नीली आंखें हमेशा से अहमद की कमज़ोरी थी और ये बात इसने सोची हुई थी कि वो नीली आंखों वाली लड़की से ही इसे फर्स्ट साइड लव हो जाए, इससे शादी करेगा। ओ हेलो, तुम जाते हो यहाँ से या मैं पुलिस को कॉल करूँ? अहमद हूर का मुकम्मल जायजा लेने में मसरूफ़ था कि अचानक हूर की आवाज़ पर चौंका और एक आखिरी नज़र हूर पर डालकर बाहर चला गया था। जबकि अहमद के बाहर निकलते ही सब स्टूडेंट ने ताने बजानी शुरू कर दी, तो हूर तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई और दिल ही दिल में खुद को दाद देने लगी, इस बात से अनजान के आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। अहमद जब घर आया, अपने कमरे में लेटा हूर के बारे में ही सोच जा रहा था। ऐसा ही होता है मोहब्बत में, इंसान सारा दिन नहीं बस एक ही शख्स को सोचता रहता है, ना इसे देख देख कर ना थकता है और ना ही सोच सोच कर। ऐसा ही अहमद के साथ हो रहा था। इसे भी तो हूर से पहली नज़र में मोहब्बत हो गई थी। हूर का चेहरा बार बार इसकी आंखों के सामने आ रहा था, इसका बोलना, इसका गुस्से से देखना, इसे बढ़ कर के इसकी नीली आंखें। हाय कौन हो तुम? इस बात का पता तो मैं कल लगवा लूँगा, सो मैं प्रिंसेस सी यू टुमारो। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा और सोने की कोशिश करने लगा, जबकि हूर इस बातों से अनजान खुद को पता नहीं क्या टॉप चीज़ समझने लगी थी। आज इसने बकौल हूर के गुंडे को यूनी से भगाया था, जबकि वहाँ मौजूद किसी भी स्टूडेंट में इतनी हिम्मत नहीं थी। हूर कितनी बहादुर हो तुम, अब देखना सारी यूनी तुम्हारी इज्जत करती है। सर हफीज़ तो मेरे फ़ैन ही हो गए होंगे। हूर ने अपने बालों को झटका और नाइट ड्रेस के लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। सुबह हूर यूनी के गेट से अंदर जाने लगी तो इसे अहमद गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा मुस्कुराता नजर आया। जब अहमद ने इसे हूर को खुद को देखते पाया तो वो खुलकर मुस्कुराने लगा, जबकि हूर अहमद को घूर कर यूनी के अंदर चली गई थी। हूर गुस्से में क्लास में दाखिल होकर सिला के साथ आकर बैठ गई थी। सिला ने गौर से हूर को देखा और फिर बोली, क्या हुआ तुम्हें? मुँह क्यों सजाया हुआ है?
मैं क्यों अपना मुंह खून जला रही हूँ इस गुंडे के बारे में सोचकर। भाड़ में जाए, लेकिन दोबारा अगर मुझे इसने देखा अभी तो मैं आंखें निकाल दूंगी इसकी। हूर ने दिल में सोचा और बोली, कुछ नहीं। हूर खुद को रिलैक्स करके बोली, अच्छा हूर, तुम्हें पता है कि कल वो लड़का जिसने सर हफीज़ के साथ बदतमीजी की थी? सिला ने हूर को देखते हुए कहा, हाँ क्या हुआ? हूर मुंह बनाकर बोली, वो हमारी क्लास वाले उस्मान के भाई का दोस्त था, और पता है सर हफीज़ ने उस्मान को यूनिवर्सिटी से निकालने की कोशिश की चोरी का इल्ज़ाम लगाकर, क्योंकि उस्मान रिदा से मोहब्बत करता है और रिदा भी इसे पसंद करती है। मगर सर हफीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सके क्योंकि उस्मान गरीब जो है, अगर इनकी स्टेटस का होता तो सर हफीज़ को भला क्या एतराज़ होना था अपनी बेटी की शादी उस्मान से करवाने में। मगर सर हफीज़ का तो तुम्हें पता है कि कैसी सोच है इनकी। सिला ने एक ही सांस में सब कुछ हूर को बता दिया। और तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? हूर ने तिरछी आंखों से सिला को देखा। वो अली ने बताया, वो उस्मान का दोस्त जो है ना। सिला शर्मा कर बोली। हूर ने मुंह बनाया। अली सिला का मंगेतर था, मगर हूर को इससे ख्वाम की चिढ़ थी। चलो एक तरह से कल इस लड़के ने ठीक ही किया, मतलब कि उस्मान का फ्यूचर तबाह होने से बच गया। सिला मुस्कुरा कर बोली, हाँ इन गुंडों को और काम ही क्या होता है, बल्कि इन्हें तो मौका ही चाहिए होता है लड़ाई झगड़े करने का। खैर मुझे क्या, अभी तक सर हफीज़ तो आए नहीं, तो चलो बाहर चलते हैं। हूर खड़े होते हुए बोली तो सिला भी साथ उठ खड़ चलने लगी थी। अहमद कहाँ जा रहे हो? अहमद अपनी गाड़ी की चाबी घुमाते हुए बाहर जाने लगा कि बाहर से आते हुए फ़िरोज़ फिज़ा का शोर। इसने अचानक कहा, अरे कुछ नहीं भाई, वो मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। और हाँ भाई, आपसे एक बात करनी थी, क्योंकि मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस में आना जाना शुरू कर दूँ। आखिर कब तक आप अकेले सब कुछ संभालते रहेंगे? तो चलें फिर, मैं पढ़ रहा था तो अब तो मैं फ्री हूँ ना, इसलिए इंशाल्लाह कल से मैं ऑफिस को भी टाइम दूंगा। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि फ़िरोज़ कुछ देर तक तो कुछ ना बोला, फिर लंबा सांस लेने के बाद बोला, अरे अहमद अभी कुछ साल इंजॉय करो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, फिर तो सारी उम्र काम ही करना है, इसलिए अभी तुम रहने दो, मैं संभाल लूँगा। फिरोज़ पीकी से मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा कर बोला, ये क्या बात हुई भाई, अब तक इंजॉय ही तो किया है मैंने, अब मुझे मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। वैसे भी कोई बच्चा नहीं हूँ मैं, 22 साल कोई छोटी सी उम्र नहीं होती, अब तो कुछ माँ बात 23 का हो जाऊँगा, इसलिए मैं कल ज़रूर ऑफिस आऊँगा, और मेरे ख्याल में आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो अभी मुझे लेट हो रहा है, तो फिर बात करते हैं, अल्लाह हाफिज़। अहमद कहकर चला गया, जबकि फ़िरोज़ गुस्से से अपने कमरे की तरफ चल पड़ा था। हूर ईशा की नमाज़ पढ़कर जैसे ही बेड पर सोने के लिए लेटी, तो अचानक नज़र खुली हुई खिड़की पर पड़ी। उफ़, ये किसने खोल दी? अब इसे भी मैं ही बंद करूँ? हूर मुंह बनाकर उठी और फिर जैसे ही खिड़की बंद करने लगी, तो इसकी नज़र सामने खड़े हुए अहमद पर पड़ी थी। हूर की तो आंखें हैरत से फटने वाली हो गई थी। अहमद मुसलसल हूर को देख रहा था, फिर हूर की हैरत को देखकर मुस्कुराने लगा। ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है, आज तो इसकी खैर नहीं, अभी बताती हूँ इसे। अहमद की मुस्कुराहट ने हूर को मज़ीद गुस्सा दिलाया था, इसलिए वो बगैर कुछ सोचे समझे घर से बाहर चले गई थी। कहाँ जा रही हो हूर? वो अभी इसी वक्त हूर एक अचानक मुजम्मल साहब की आवाज़ पर रुक गई। कहीं नहीं बाबा, वो मैं तो बस चेक करने आई थी कि दरवाज़ा से लॉक है नहीं, अब तो मुझे नींद आई है, तो गुड नाइट। हूर ने जल्दी से कहा और अपने कमरे में चली गई। उफ हूर, पागल हो तुम, बाबा क्या सोच रहे होंगे, और ये सब इस गुंडे की वजह से हो रहा है। देखती हूँ अभी तक यहाँ पर है या नहीं। हूर ने कहकर जैसे ही खिड़की दोबारा खोल कर देखा, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। बच गया आज तो मेरे हाथों से, मगर अगली दफ़ा पक्का इसका मैंने कत्ल कर देना है। इस साइको का पीछे ही पड़ गया है, लेकिन इस साइको का इलाज तो मैं करूँगी ज़रूर। हूर यही सोचते हुए सो गई थी। इस बात से अनजान कि बबी राना अहमद है, जो अपने दोस्तों के लिए इतना सब कुछ कर सकता है, तो अपनी मोहब्बत के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। सुबह फिर जब हूर यूनी के लिए अंदर जाने लगे, तो इसे फिर अहमद वहाँ खड़ा नजर आया। मसला क्या है तुम्हारा, क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? हूर गुस्से से अहमद के पास गई और बोली, बुरी बात करने की तमीज़ नहीं है तुम्हें बड़ा हूँ मैं तुमसे, आप कह की बात करो, बहुत बदतमीज़ हो तुम, लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा। अहमद ने मसनूई सा डांटते हुए कहा था। और आप, और वो भी तुम जैसे साइको गुंडे को? तुम्हें पता है मैं इंसान को देख इसे इतनी ही इज्जत देती हूँ जितनी वो अहमियत के हामिल हो, और तुम्हारी अहमियत मेरे नज़दीक 2 कौड़ी की भी नहीं है, और ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर दोबारा तुम मेरे आसपास भी नज़र आए, तो इंजाम बहुत बुरा होगा तुम्हारा। हूर ने नज़रें उठाकर वार्निंग दी और जाने लगी। अचानक अहमद ने हूर का हाथ पकड़ लिया। नाम क्या है तुम्हारा? अहमद ने जेब से सिगरेट निकाल कर पीने लगा था। हाथ छोड़ो मेरा। हूर गुस्से से बोली, नाम बताओ। अहमद ने सुर्ख आंखों के साथ हूर को देखा, जो कि इसके गुस्से को कंट्रोल करने की अलामत थी। एक पल के लिए तो हूर भी डर गई, मगर भी खुद को रिलैक्स करते हुए बोली, हाथ छोड़ो मेरा, तकलीफ़ हो रही है मुझे, नाम बताओ, छोड़ दूंगा, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह खड़े रहने से। अहमद ने गहरा कश लगा कर धुआं हूर के मुंह पर छोड़ दिया था। हूर की तो सही मायनों में एहसाब सलब हो गए थे। पहले तो हूर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, फिर थक हार कर बोली, हूर बता दिया ना, अब जान छोड़ो मेरा। हूर ने दांत पीसते हुए कहा, हूर अच्छा नाम है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। और हाँ हूर, तुम ही से बात किया करो मेरे साथ, मुझे बदतमीज़ लोग सख्त नफरत है। और रह गई तुम्हें छोड़ने की बात, तो वो तो मैं कभी नहीं करूँगा, लेकिन फ़िलहाल तुम जाओ,
तुम्हारा लेक्चर मिस हो जाएगा। ये कहकर अहमद ने हूर का हाथ छोड़ दिया, जबकि हूर अपना हाथ से हिलाते हुए बगैर कुछ कहे जल्दी से यूनी के अंदर चली गई थी। हाय साइको ने तो हाथ तोड़ दिया मेरा, वाशी ना हो तो ऐसे कौन पकड़ता है हाथ को, हाय मेरा नाजुक हाथ। हूर ने घर में आकर तो किसी को नहीं बताया था इस बारे में, मगर तब से अपने हाथ को ही देखे जा रही थी। अहमद को कोसे जा रही थी। मैं भी छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, इससे ज़्यादा तकलीफ़ दूंगी, समझता क्या है खुद को, आप कह के बुलाऊँ हूँ। लेकिन अब कल टेस्ट है, लिखूंगी कैसे, इतना दर्द हो रहा है। अल्लाह ही पूछे तुम्हें साइको गुंडे, तुम क्या समझते हो कि मैं डर गई हूँ तुमसे। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो कोई बहाना सोचना पड़ेगा, कल छुट्टी कर सकूँ। हाँ ये ठीक है। हूर ने आगे का प्लान तरतीब दिया और शैतानी मुस्कुराहट के साथ सो गई थी। सुबह अहमद जल्दी से तैयार हुआ और हूर को एक नज़र देखने के लिए यूनी पहुंचा था, मगर फिर काफ़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब हूर ना आई तो खराब मूड के साथ ऑफिस चला गया था, क्योंकि आज इसने ऑफिस जाने का सोचा हुआ था ताकि जल्द से जल्द बिजनेस संभाल सके और फिर शादी भी तो करनी थी ना। ऑफिस में भी अहमद का दिल ना लगा तो घर आकर सिगरेट लगाई, हूर के बारे में सोचने लगा। आज हूर यूनी क्यों नहीं आई थी, कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं। हाँ हो सकता है कुछ हाथ में दर्द हो, मगर फिर यूनी क्यों नहीं आई। एक तो फ़ोन नंबर ही ले लेता हूर का, खैर इसके घर जाकर देखता हूँ। अहमद सोचते हुए उठा और हूर के घर की तरफ चलने लगा। सुबह अभी हूर सोच ही रही थी कि बुखार का बहाना बनाए, मगर सबा बेगम कमरे में दाखिल हुई। हूर बेटे आज आप यूनी ना जाओ, आपकी पुप्पो आ रही हैं हमजा के साथ, और उन्होंने स्पेशल कहा है कि आपको यूनी ना भेजूं। लेकिन मम्मा पुप्पो यूँ अचानक, मेरा मतलब है कि आज तक वो खुद कभी हमारे घर नहीं आई, हमेशा हम ही इनसे मिलने जाते रहे हैं। तो फिर अब उन्हें मुझसे ऐसा भी क्या काम कि मुझे यूनी ही नहीं जाने दिया। हूर ने अपनी हैरानगी जाहिर की। बेटे ये तो मुझे नहीं पता, खैर जब वो आएंगी तो पता चल जाएगा। अलबत्ता आप फ्रेश हो जाओ, मैंने नाश्ता लगा दिया है। जी ठीक है मामा। सबा बेगम कहकर वापस चली गई तो हूर भी उठकर तैयार होने लगी। अहमद 10 मिनट से हूर के घर के बाहर मौजूद था, मगर इसे हूर नज़र नहीं आ रही थी। यार हूर एक झलक ही दिखा दो अपनी, पता नहीं वो रूम में है या नहीं, अगर होती तो नज़र आ जाती, क्योंकि रूम की खिड़की तो खुली है। लेकिन अगर वो रूम में नहीं है तो फिर कहाँ है। अभी अहमद ये सब सोच ही रहा था कि इसे हूर बाथरूम से बाहर निकलकर अपने बालों को टॉवल से रगड़ती हुई नजर आई। अहमद बिना चप्पल के चिपकाए हूर को देखे जा रहा था। रेड कलर के कपड़ों में वाकई हूर लग रही थी। हूर को अचानक एहसास हुआ कोई इसे देख रहा है, तो इसने नज़र खुली हुई खिड़की पर पड़ी। ये रिजवाना नाम मुलाजमा बिना पता नहीं क्या इसे मसला है, खिड़की खोल देती है। ठीक है अगर सफाई करनी है तो खोलती भी है, तो बाद में बंद तो कर दिया करे। अभी पूछते हूँ जाकर। हूर खुद से ही बातें करते हुए खिड़की के पास जैसे ही गई तो इसकी नज़र बाहर खड़े अहमद पर पड़ी। ये यहाँ तो ये था जो मुझे घूर रहा था, ठरकी साइकिल। हूर ने तिरछी निगाहों से अहमद को देखा, फिर जोर से खिड़की बंद कर दी, जबकि हूर के इस तरह मुंह बनाकर खिड़की बंद करने से अहमद ने ज़ोरदार कहका लगाया था। चलो शुक्र है मैडम की तबीयत तो ठीक है, अब मुझे भी चलना चाहिए क्योंकि आंखों को तो ठंडक मिल ही गई है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा और गाड़ी में बैठ गया। तो अचानक हूर के घर के बाहर एक गाड़ी रुकते हुए देख हैरान हो गया था और रुक कर गाड़ी से उतरने वालों को देखने लगा। लेकिन हमजा को बाहर निकलता देख अहमद को अजीब सी जलन हुई थी। ये कौन है, कोई रिश्तेदार है? मतलब ये मेरी हूर से भी मिलेगा, बातें भी करेगा। बस हूर अब जल्दी से जल्दी तुम्हें अपने पास लाना होगा, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई ऐरा गैरा तुम्हें देखे। आमिर सिलकते हुए दिमाग के साथ गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से चला गया था वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम पुप्पो, क्या हाल है आपका? नाहिदा बेगम हूर की पुप्पो हाथ में सोफे पर बैठी बातें कर रही थी कि हूर ने आकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? नाहिदा बेगम ने शफकत से बोली। मैं भी ठीक हूँ पुप्पो, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया कि बाबा कह रहे थे कि मेरे पेपर्स के बाद आपसे मिलने जाएंगे, लेकिन शुक्र है कि आप खुद ही आ गई। हूर मुस्कुरा कर बोली थी और इनके साथ ही बैठ गई थी, जबकि हमजा भाई फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। पढ़ाई कैसे जा रही है तुम्हारी? नाहिदा बेगम ने हूर को देख कर कहा। पढ़ाई भी बहुत ठीक ही जा रही है, पास हो ही जाऊँगी। अरे हमजा भाई भी आने वाले थे ना, वो नहीं आए? हूर ने इर्द गिर्द का जायज़ा लेकर कहा था। बिल्कुल आया है, बाहर फ़ोन पर बात कर रहा है, आता ही होगा। सबा बेगम जल्दी से बोली। अच्छा मैं इनसे मिलकर आती हूँ। हूर कहकर उठी और बाहर लॉन में चली गई थी, जबकि नाहिदा बेगम ने बात शुरू की जिसके लिए वो यहाँ आई थी। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, आप तो लगता है भूल ही गए हैं मुझे, आपकी कोई छोटी सी क्यूट सी कज़न भी है। हूर ने हमजा से शिकवा किया। हमजा जो कॉल काट कर पलटा ही था, हूर को देखकर मुस्कुराने लगा। तौबा इतने शिकवे यार, थोड़ा सा बिजी था इसलिए कॉल नहीं कर सका, लेकिन देखो अब तो आ गया हूँ ना तुमसे मिलने के लिए। अब मैं और मामा सोच रहे हैं कि तुम्हें अपने साथ ही ले जाएं। हमजा ने मुस्कुराकर हूर के बालों को बखेरा। आह मत करें हमजा भाई, और मैं कोई आपके साथ नहीं जाने वाली मामा पापा को छोड़कर, और वो भी मुल्तान। तो भाई इतनी गर्मी होती है वहाँ, पता नहीं आप कैसे रह लेते हैं। हूर ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। अगर तुम्हें हमेशा वहाँ रहना पड़े तो क्या करोगे? मतलब कि अगर तुम्हारी शादी मुल्तान में हो जाएगी तो हमजा मुसलसल हूर को अपनी नज़रों के हिसाब में लेते हुए बोला। मैं क्यों मुल्तान में शादी करूँगी? तो बाप भी मुझसे इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मैं बाबा से कहूँगी कि यही लाहौर से कोई लड़का देखे और यही शादी कर दे मेरी, इसी तरह मैं हमेशा इनके साथ भी रहूँगी। हूर मज़े से अपनी प्लानिंग हमजा को बता रही थी। वैसे हमजा भाई आपने कोई लड़की देखी है अपने लिए, मतलब कि इस तरह मैं अभी इंजॉय कर लूँगी आपकी शादी को?
हूर हमजा को अपने लिए पसंद और इसकी मैंने इस बातों को अच्छे से समझती थी, मगर फिर भी अनजान बनने की कोशिश करती थी क्योंकि वो खुद हमजा के बारे में ऐसी कोई फीलिंग नहीं रखती थी और जानबूझकर बार बार इसे भाई कहती थी ताकि वो अपने दिल से हूर के लिए फीलिंग्स को निकाल दे। और अब हमजा की कही और शादी की बात भी इसलिए की थी कि यार हूर तुम मुझे भाई क्यों कहती हो, मतलब कि हम अच्छे दोस्त हैं ना, तो नाम लिया करो मेरा। हमजा चढ़कर बोला, मतलब कि हूर इसकी फीलिंग्स को समझ क्यों नहीं रही थी, भाई भाई का लेबल देती रहती थी क्योंकि अब मुझसे बड़े हैं और मेरा कोई भाई भी तो नहीं है ना, इसलिए अपनी ख्वाहिश को मैं पूरा कर रही हूँ। आपको भाई कहकर आपको बुरा तो नहीं लगता मेरा भाई कहना? हूर मासूमियत से बोली, हाँ लगता है बुरा, मत कहा करो, नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई, ये हम तो सिर्फ दिल में ही सोच सका था। और बोला तो सिर्फ इतना कि चलो अंदर चलो, हमारा सब वेट कर रहे होंगे। हमजा कहकर मुंह बनाकर अंदर चला गया तो हूर भी कांधे उचका कर अंदर चली गई थी। भाई मुजम्मल, मुझे तो हूर शुरू से ही अपने हमजा के लिए पसंद थी, मगर अब तो हमजा भी ये चाहता है कि हूर की पढ़ाई मुकम्मल होते ही दोनों की शादी कर दें। क्यों नहीं बाजी, हूर तो आप ही की बच्ची है, जब चाहे ब्याह कर ले जाए। नाहिदा बेगम ने अपने दिल की बात की, जिस पर सबा बेगम ने अपनी रजामंदी जाहिर करके, और जबकि मुजम्मल साहब अचानक बोले, मैं पहले हूर की मर्जी पूछूंगा फिर आपको बताता हूँ। मुजम्मल साहब ने कहा तो नाहिदा और सबा बेगम दोनों ने भी हामी भर ली थी। अरे मिल लिया हमजा से। सबा बेगम और हूर को आते देख हमजा और हूर को आते देख कर बोली, जी मिली अच्छे से। हमजा जल कर बोला, जबकि हूर मुस्कुराकर दोबारा नाहिदा बेगम के पास बैठ गई और सब आपस में बातें करने लगे। इसी तरह रात का खाना खाकर सब सोने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए थे। सुबह हूर यूनी जाने के लिए तैयार होकर बाहर आई और नाश्ता करने लगी। बाबा चले, मुझे यूनी छोड़ दी। नाश्ते से फारग होकर हूर उठते हुए बोली, हूर आपके बाबा नाश्ता कर रहे हैं तो आप आज हमजा के साथ यूनी चली जाएँ। सबा बेगम ने बहाने से हूर को हमजा के साथ यूनी भेजा चाहा ताकि हूर हमजा के साथ अटैच हो जाए। ओके, आई डोंट माइंड इट, चले हमजा भाई, हूर के कहकर बाहर निकल गई, जबकि हमजा भी मुजम्मल साहब से गाड़ी की चाबी लेते हुए बाहर निकल गया था। अहमद जब से हूर के घर से वापस आया था बेचैन था, क्यों रह कर इसे बात सता रही थी कि हूर इस लड़के के सामने आएगी, रहेगी, इससे बातें करेगी, वो हूर को अपनी गंदी नज़रों में देखेगा, कहीं वो हूर के रिश्ते के लिए तो नहीं आए थे। नहीं 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 नहीं, हूर तुम्हें देखने का, तो तुमसे बातें करने का और तुम्हारे साथ रहने का सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं, किसको नहीं दे सकता ये हक मैं। बस अब बहुत हो गया, अब तुम्हें मेरे पास जल्द से जल्द आना होगा क्योंकि मैं कोई नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें अपने पास लाकर ही रहूँगा। अब तुमसे कल ही तफसील से मुलाकात होगी। फिर अहमद यही सब सोचते हुए नींद की वादी में उतर गया। अहमद ये तो कभी भी नहीं था, मगर हूर के मामले में ऐसा हो गया था। मोहब्बत इंसान को वाकई में बहुत बदल देती है। कितना एहसास हो गया था हो जाता है इंसान अपनी मोहब्बत के लिए, जैसे कि अब अहमद हो गया था। सुबह जल्दी जल्दी से अहमद तैयार हुआ और गाड़ी स्टार्ट करके यूनी पहुंच गया, मगर हूर को हमजा के साथ देख कर इसका तो गुस्सा देखने के काबिल था। हूर तो अहमद को मुकम्मल इग्नोर करके यूनी में चली गई, जबकि अहमद भी गाड़ी से बाहर निकला यूनी के अंदर चला गया था। यूनी क्यों नहीं आई तुम? अगर नहीं आना था तो मुझे भी तो बता देती ताकि मैं भी छुट्टी कर लेती। वैसे भी बुफर हमजा भाई आए हुए थे, मेरा तो पहले ही दिल नहीं कर रहा था यूनी का। आज सिला यूनी नहीं आई थी तो हूर अकेले वहाँ क्लास में बैठने के बजाय बाहर निकलकर सिला से बात कर रही थी। अचानक किसी ने इसे रोम में खींचा और इसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि वो चीख न सके। शिश, आवाज़ ना आए तुम्हारी, बस मैं जो पूछ रहा हूँ सिर्फ इसका जवाब दो। कौन है वो जो तुम्हारे साथ घर आया है और आज तुम्हें यूनी भी छोड़ने आया था? अहमद हूर को दीवार के साथ लगाए खड़ा था, इस पर झुका आहिस्ता से बोल रहा था, जबकि हूर को आज सही मायने में अहमद से खौफ आ रहा था। वो मुंह फट ज़रूर थी मगर बेशर्म नहीं थी। एक गैर महरम इसके इतने करीब खड़ा था, इसके मुंह पर अपना हाथ रखे खड़ा था, जबकि दूसरे हाथ से इसके हाथों को पकड़ रखा था। सुर्ख आंखों के साथ गुस्से से हूर के कानों के पास बोल रहा था। इस सिचुएशन में तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, तो फिर भी वो एक नाजुक सी लड़की थी। हूर आंखें फाड़े अहमद की तरफ देख रही थी, फिर अहमद से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। आहा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। जो पूछा है इसका सही सही जवाब दो और जाओ यहाँ से। अहमद ने भी अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा तो नाचार हूर को हाँ में सर हिलाना पड़ा। ठीक है, अब मैं हाथ हटाने वाला हूँ तो कोई ड्रामा मत करना वरना इंजाम बहुत बुरा होगा, समझ आई? अहमद ने हूर से पूछा तो इसने हाँ में सर हिलाया। गुड गर्ल, ऐसे ही फरमाबरदारी किया करो, मेरी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी हमारी। अब बताओ कौन है वो? कज़न। अहमद ने हाथ हूर के मुंह से हटाया तो वो डरती हुई बोली, मेरा मतलब है कज़न ब्रदर, राइट? अहमद ने दांत पीसते हुए कहा तो हूर ने गौर से अहमद की तरफ देखा और फिर बोली, जी हमजा भाई हैं। अच्छी बात है कि तुम इसे भाई समझती हो, मगर ज़रूरी नहीं कि वो भी तुम्हें बहन समझता हो, इसलिए दोबारा मुझसे इस तरह उसके साथ नज़र ना आओ, समझ आई? और बहुत जल्द आ रहा हूँ तुम्हारे घर रिश्ता लेकर, इसलिए जब तक हमारी शादी नहीं होती तुम इससे ही नहीं बल्कि हर एक मर्द से दूर रहोगी। जाओ अब, इससे पहले कि कोई आ जाए, क्योंकि मैं तुम्हारे किरदार के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहमद ने अपनी बात कही हूर के हाथों को छोड़ दिया जो कि काफ़ी देर से पकड़कर खड़ा था। हूर ने बेयकीनी से अहमद की तरफ देखा और फिर बगैर कुछ बोले वहाँ से चली गई थी। और फिर हूर के जाते ही अहमद भी यूनी से बाहर निकल गया था। क्या वो सच है? सच में नहीं, मैं ये सोच भी नहीं सकती। साइको लोफर की जरखेज़ गुलाम नहीं हूँ मैं, इसके कहने की पर ज़िंदगी क्यों गुजारूँ? मेरी मर्ज़ी में जिससे भी बात करूँ, जिससे भी मिलूँ, और होता कौन है मुझ पर पाबंदियाँ लगाने वाला? आज तक मेरे माँ बाप ने मुझे किसी काम के लिए नहीं रोका, तो वो कौन है? मेरा जाहिल गवार साइको गुंडामों वाली
पहले क्या कम दर्द था हाथ में, तो दूसरे हाथ में भी दर्द शुरू करवा दिया इस साइको चुप्पू ने। मैं इसकी बात क्यों मानूं? बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला, आए तो सही रिश्ते के लिए, धक्के मार कर निकालूंगी। वो क्या समझता है कि इसलिए इस तरह डरा लेगा मुझे, लेकिन मैं चुप क्यों हो जाती हूँ इसके आगे। इस बात का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा बढ़ रहा है। बस अब बहुत चुप नहीं रहूँगी, नहीं डरूंगी इससे, बिल्कुल भी नहीं। हूर बेटे आप फ्री हो? हूर यूनी में अहमद के डराने की वजह से सही तरह से पढ़ भी नहीं सकी थी। अब घर आकर भी अहमद के बारे में ही सोची जा रही थी कि अचानक मुजम्मल साहब की आवाज़ पर चौंक कर इनकी तरफ देखा। जी जी बाबा, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आपको कोई काम था मुझसे तो मुझे बुला लिया होता। हूर खुद को रिलैक्स करते हुए बोली। वो बेटे मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। मुजम्मल साहब हूर के पास बैठे हुए थे। जी बाबा बोले, मैं सुन रही हूँ। हूर ने मुस्कुराकर मुजम्मल साहब के हाथों को पकड़ा तो मुजम्मल साहब ने एक लंबी सांस ली और फिर बोले, बेटे वो आपकी पुप्पो आपकी शादी हमजा से करवाना चाहती हैं और इसी सिलसिले में वो यहाँ आई हैं। हमारी तरफ से तो हाँ है, क्योंकि हमजा घर का बच्चा और देखा वाला भी और आपसे मोहब्बत भी करता है, मगर फिर भी मैं आपकी मर्ज़ी जानना चाहता हूँ। आपको ये रिश्ता कबूल है? मुजम्मल साहब मोहब्बत से बोले तो हूर ने एक नज़र इनके चेहरे पर डाली और फिर बोली, बाबा मैं आपको कल तक अपना फैसला सुना दूँगी। असल में मैंने कभी हमजा भाई के बारे में इस तरह नहीं सोचा था। इन्हें अपना भाई समझती हूँ, तो मुझे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं दिमागी तौर पर इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर सकूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। हूर ने मुजम्मल साहब के हाथों को हल्का सा दबाया। जी बेटे आप कल तक सोच लो और फिर अपना फैसला बता देना। यकीन करो बेटे आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आपका हर फैसला हमें कबूल है। थैंक यू बाबा, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए आपको कल तक बताती हूँ। हूर मुजम्मल साहब के गले लगकर बोली तो मुजम्मल साहब ने हूर के सर पर किस किया और अपने कमरे में चले गए, जबकि हूर गहरी सोच में पड़ गई थी। अस्सलाम वालेकुम आपी, वो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हम इस बात से इस वक्त फ़िज़ा के कमरे में मौजूद था। हाँ आओ अहमद, बोलो क्या बात करनी है। फ़िज़ा ने अहमद को अपने पास बैठने का इशारा किया। वो आप ही, वो मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और मैं इससे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। तो आप कल इसके लिए घर रिश्ता लेके जाने वाली हैं? अहमद ने फ़िज़ा को देखकर कहा, कौन है वो? फ़िज़ा ने अहमद से पूछा। हूर नाम है इसका, सच में आप ही में बहुत प्यारी है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी शादी इससे करवा दें। अहमद ने मुस्कुराकर हूर के बारे में बताया तो फ़िज़ा भी मुस्कुराने लगी। ठीक है हम कल चलेंगे हूर के घर, मगर तुम भी साथ जाओगे? ठीक है फ़िज़ा ने कहा तो अहमद खुलकर मुस्कुराया। जी आप ही, थैंक यू सो मच, मैं कल ज़रूर जाऊँगा। ओके फिर मैं अब चलता हूँ, कुछ काम है। अहमद कहकर चला गया, जबकि फ़िज़ा मुतमिन से होकर मुस्कुराने लगी। हाँ बस मुझे नहीं करनी भी हमजा भाई से शादी, मैं कैसे रहूँगी मुल्तान में, और इसके अलावा मैंने अपने हस्बैंड के बारे में कुछ सोच रखा है। हमजा भाई वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है और मैं क्यों करूँ इनसे शादी। मैं बस बाबा को शाम को इस रिश्ते से मना कर दूँगी। हूर मुजम्मल साहब के जाते ही अपना फैसला कर चुकी और रिलैक्स से अपने बेड पर लेट कर सोने की कोशिश करने लगी थी। अभी से लेटे हुए मुश्किल से कुछ मिनट हुए थे कि हूर के मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी थी। आप ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हूर ने जैसे ही कॉल रिसीव करके आगे से एक बार रोबदार मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है? हूर जल्दी से बोली, तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड बात कर रहा हूँ, अहमद ने शरारत से कहा, जबकि हूर ने हैरानगी से मोबाइल को देखा और कुछ देर बाद बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे कॉल करने की और तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? हूर गुस्से से बोली, जबकि अहमद ने ज़ोरदार कहकर लगाया। हूर रिलैक्स, इतना गुस्सा सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। और रह गई तुम्हारे नंबर लेने की बात, तो वो मुझे तुम्हारी दोस्त शीला के मोबाइल से मिला। अफसोस बेचारी का मोबाइल गुम हो गया है, तुम्हें बताया नहीं इसने। आज वो लंच पर गई थी अली के साथ, बस फिर मैंने इसका मोबाइल उठाया और तुम्हारा नंबर ले लिया। कल मैं तुम्हें यूनिक इस बाहर शीला का मोबाइल दे दूंगा, तुम इसे मोबाइल वापस कर देना। परेशान होगी बेचारी। ओके, और हाँ सबसे ज़रूरी बात तो मैं भूल ही गया, कल आप ही आएंगी तुम्हारे घर रिश्ता लेने और जॉब हाँ ही होना चाहिए। तो ठीक है अभी मैं तो थोड़ा बिजी हूँ, तो रात को बात कर लेंगे, बस मुझे ज़्यादा मिस मत करना। अल्लाह हाफिज़। अहमद ने बगैर रखे अपनी बात की और हूर का जवाब सुने बगैर कॉल बंद कर दी थी, जबकि हूर बस बंद पड़े मोबाइल को ही घूर रही थी। ये क्या कह रहा था? कहीं सच में तो नहीं इसकी बहन आ जाएगी कल? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इस बदतमीज़ साइको से शादी नहीं करूँगी, इससे तो लाख गुना अच्छे हमजा हैं। बस मैंने फैसला कर लिया है कि अब हमजा को ही शादी से हाँ कर दूँगी और शादी करके यहाँ से चली जाऊँगी। हाँ ठीक है। ये हूर ने खुद को चली दी और रिलैक्स हो गई। हूर अभी बाहर जाने का सोच रही थी कि अचानक दोबारा से अहमद की कॉल आना शुरू हो गई थी। अब इसे क्या मसला है? एक दफ़ा अच्छे से बातें सुना देती हूँ, इसको बात याद करवा देती हूँ। उन्हें सोचते हुए कॉल रिसीव किया और बोली, अब क्या मसला है तुम्हारे साथ? जान क्यों नहीं छोड़ देते? मेरे पीछे ही पड़ गए हो। और हाँ कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बहन को यहाँ भेजने की, वरना इसकी इंसल्ट की जिम्मेदार तुम खुद हो गए। उन्होंने अपनी तरफ से अहमद को धमकी दी, मगर अहमद गुस्से से बोला, बकवास बंद करो, कल आप ही आ रही हैं और तुम चुपचाप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, वरना जो मैं करूँगा वो तुम्हारे समेत तुम्हारे माँ बाप को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमारे धमकी दी, जिस पर हूर गुस्से से बोली, क्या कर लोगे? हाँ डरती नहीं हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी इन खोखली धमकियों से, जो करना है कर लो। और हाँ तुम्हारे लिए खुशखबरी है, कल मेरी शादी बहुत जल्द होने वाली है हमजा भाई के साथ, हाँ हमजा से, और तुम मुबारकबाद देने ज़रूर आना। हूर तंजिया बोली थी, शादी तो तुम्हारी सिर्फ मुझसे होगी, तुम इस छोटी सी बात को अपने दिमाग में डाल लो। सिर्फ मेरी हो हूर, तुम सिर्फ मेरी हो, और इस बात को हमजा को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमजा समेत तुम भी याद रखोगी। अहमद ने गुस्से से कहकर कॉल काट दी, जबकि हूर डर कर सोचने लगी थी कि अब अहमद क्या करने वाला है। ये सब मैं तुम्हारी वजह से कर रही हूँ साइको, कि मुझे मुल्तान में रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे तुमसे बेहतर हमजा लग रहे हैं। तुमसे शादी तो मैं कभी भी नहीं करूँगी। अब क्या करते हो? अब करते रहना जो करना होगा, शादी तो मेरी हमजा से ही होगी। और फिर जब
एक दफ़ा मेरी शादी हो जाएगी तो तुम कहाँ तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट रहेगा। एक शादीशुदा लड़की के में कैसे इंटरेस्ट होता है, तब तो जान छोड़ ही दोगे मेरी। बस एक दफ़ा शादी हो जाए। हूर ने कल तक सोचा और फिर हमजा से शादी करने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि थोड़ा तो डर इसे भी था अहमद का। इसलिए अब फैसला सुनाने के लिए वो हाल में मौजूद बाकी सबके पास गई। हमजा के रिश्ते के लिए हाँ कर दी, लेकिन एक शर्त के साथ कि जल्द से जल्द हमजा की शादी हो जाएगी, यानी कि हमजा और नाहिदा बेगम के साथ वो भी मुल्तान जाएगी। लेकिन बेटे आपकी पढ़ाई, मेरा मतलब है कि आप फाइनल पेपर्स देते थे, इसके बाद भी आपकी शादी कर देते। मुजम्मिल साहब ने हूर को समझाना चाहा, वो बोल पड़ी, नहीं बाबा मुझे और नहीं पढ़ना। आपको पता तो है कि मुझे पढ़ाई से कितनी नफरत है, इसलिए आप प्लीज़ इन 2-3 दिनों में ही हमारा निकाह करवा कर रुखसत कर दें। हूर ने अपनी बात कही, वापस अपने कमरे में चली गई, जबकि बाकी सब हैरान परेशान हूर के बारे में सोच रहे थे। फिरोज़ हमें कल कहीं जाना है तो आप 12 बजे तक घर आ जाइएगा। रात को फिरोज़ जब सोने के लिए लेटा तो अचानक फ़िज़ा बोली, खैरियत तो है, कहाँ जाना है हमने कि तुम इस तरह खुश हो रही हो। फिरोज़ ने मुंह बनाकर कहा, वो तब से चिड़चिड़ा सा रहता था जब से अहमद ऑफिस आने लगा था। फिरोज़ से हर चीज़ का हिसाब मांगने लगा था, अभी इसलिए जल कर बोला, जी वो अहमद ने एक लड़की पसंद की है तो हम कल इसके घर जा रहे हैं रिश्ते की बात करने के लिए। सच में फिरोज़ मैं इतनी खुश हूँ कि आपको क्या बताऊँ, मेरी इतनी ख्वाहिश है कि अहमद की शादी और मैं अपने अरमान पूरे करूँ। आप देखिएगा कि मैं अपनी सब अरमानों को पूरी करूँगी अपने भाई की शादी पर। फ़िज़ा जोर से बोली, जबकि फिरोज़ शौक से फ़िज़ा के चेहरे को देखता रहा और फिर कुछ देर बाद खुद को रिलैक्स करके बोला, फ़िज़ा अभी अहमद की शादी करने की क्या ज़रूरत है, मेरा मतलब कि अभी तो इसने ऑफिस जाना शुरू किया है, कुछ अर्सा ऑफिस संभाल ले, इसके बाद शादी कर लेगा। नहीं फिरोज़, अहमद की ख्वाहिश है कि वो अभी शादी करना चाहता है, और रह गई बात संभालने की तो वो शादी के बाद ही संभालेगा, ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इसलिए आप फिक्र मत करें। आप अब सो जाएं क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, फिर सुबह भी फ्रेश भी तो नज़र आना है ना। फ़िज़ा ने मुस्कुराकर कहा और कंबल लेकर आंखें बंद कर लीं, जबकि फिरोज़ ने करवट बदली और जहरीली सोचने लगा था। कल सुबह हूर बेचैन सी फिर रही थी कि इस बात का डर था कि अहमद अब क्या करने वाला होगा, क्योंकि अब इसे इनकार किया जाएगा तो वो चुपचाप तो बिल्कुल भी नहीं बैठने वाला है। अल्लाह प्लीज़ सब ठीक हो जाए। क्या हाल है, सब ठीक तो है ना? अहमद ने कॉल अटेंड करके कहा, यार तो जल्दी आ जाए, यहाँ उस्मान का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, इसे बहुत शदीद चोटें आई हैं। यार मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है, उसामा भराई हुई आवाज़ में बोला। तो टेंशन मत ले, मुझे जगह बता, मैं अभी आ रहा हूँ। अहमद ने जगह पूछी और जल्दी से बाहर निकल गया, जबकि जाने से पहले फ़िज़ा को कह गया था कि वो और फिरोज़ दोनों चले जाएँ, हूर के घर से बहुत ज़रूरी काम है। फिर हूर के घर का एड्रेस बताकर खुद गाड़ी से स्टार्ट करके वहाँ से जा चुका था। हूर दौड़ के नमाज़ पढ़ रही थी कि अचानक मुजम्मिल साहब इसके कमरे में दाखिल हुए तो हूर को नमाज़ पढ़ते देख सोफे पर बैठकर इसका वेट करने लगे। जैसे ही हूर ने नमाज़ मुकम्मल की तो मुजम्मिल साहब उठे और हूर को बेड पर बिठाकर खुद भी इसके पास बैठ गए। हूर बेटे, आप जानते हो ना कि आप हमें कितने अजीज़ हो और आपकी खुशी हमारी ही खुशी है, और अगर आप हमजा से शादी नहीं करना चाहते तो मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा, हम इनकार कर देंगे, मगर आप ही नाराज़ ना हो। मुजम्मिल साहब ने अपना अंदाज़ा लगाया कि हूर इनसे नाराज़ होकर शायद शादी कर रही है, इसलिए जल्दी मचाई हुई है, क्योंकि जब भी वो काम नहीं करना चाहती थी तो नाराज़गी में जानबूझ के करती थी, जैसे कि किसी पर एहसान कर रही हो। ये इसके बचपन की आदत थी। उफ़ मेरे मासूम बाबा, ये क्या सोचते हैं आप? हूर ने दिल में सोचा, मगर बोली तो सिर्फ इतना, बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में दिल से राज़ी हूँ इस रिश्ते के लिए, आपसे नाराज़गी नहीं है मुझे, जिसकी बिना पर मैं खुद पर ये इतना जुल्म करूँ। आप प्लीज़ ये सब सोचना अब छोड़ दें। वो रह गई मेरी जल्दी शादी करने की बात, तो मैं तो वैसे भी कब पढ़ना चाहती थी, अच्छा बहाना है, पढ़ाई से जान छूट जाएगी, सो रिलैक्स, आप प्लीज़ टेंशन ना लें, मैं बहुत खुश हूँ, और बाकी सबको भी बता दें जिन्होंने आपको मेरे पास भेजा है। हूर मुस्कुराकर बोलते मुजम्मिल साहब को कुछ तसल्ली हुई थी। मुजम्मिल, घर में कुछ मेहमान आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पता नहीं कौन है, मैंने इन्हें हॉल में बिठा दिया है, आप आ जाएँ। अभी मुजम्मिल साहब कुछ और भी बात करना चाहते थे कि अचानक सबा बेगम कमरे में दाखिल हुई होकर बोली, इस वक्त कौन आ गया बेटे, मैं अभी आता हूँ। मुजम्मिल साहब बोलते हुए हॉल में चले गए, जबकि हूर ये सुनकर शॉक्ड हो गई थी कि कहीं वो साइको की फैमिली तो नहीं आई, पक्का वही होगी, अब क्या होगा? हूर परेशानी से सोच रही थी। माजरत, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या मैं आपके आने का मकसद जान सकता हूँ? मुजम्मिल साहब ने सलाम दुआ किया और फिर बोले, जी असल में आप हमें नहीं जानते, लेकिन हम आपके बारे में सुन चुके हैं, हमें ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी, बात सीधी से है कि मैं अपने भाई राना अहमद के लिए आपकी बेटी हूर का रिश्ता मांगने आई हूँ, आप चाहे तो तफ्तीश करवा लें हमारे बारे में, इंशाल्लाह आपको तारीफ़ें ही सुनने को मिलेंगी। फ़िज़ा मुस्कुराकर बोली, जवाब का इंतज़ार करने लगी, जबकि फिरोज़ एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहा था। वो तो पता नहीं कैसे मजबूरी में आ गया था, वरना रात तो यहाँ आने के भी नहीं थे हूर के लिए। मगर बेटे, हूर का निकाह होने वाला है मेरे भांजे से, और कल हूर की मेहंदी है। मैं माज़रत खाऊँ मगर आपने ताख़ीर कर दी, मुजम्मिल साहब शफ़क़त से नम लहजे में बोले, मगर फ़िज़ा का चेहरा इस एक बात से मर चुका था। इसके भाई की मोहब्बत किसी और की होने वाली थी, जबकि फिरोज़ के सुनकर दिल कर रहा था कि वो भंगड़े डाले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है।
वो भी बगैर कुछ करे। बेटे, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, मगर मैं मजबूर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। मुजम्मल साहब ने कहा तो फ़िज़ा ने नम आँखों के साथ इनकी तरफ देखा, फिर बोली, कोई बात नहीं अंकल, ये फ़ैसले तो अल्लाह के हैं, हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। माफ़ी चाहूँगी कि आपका वक्त ज़ाया किया, आपकी अब आप हमें इजाज़त दें। फ़िज़ा कहकर उठ गई और फिर अल्लाह हाफ़िज़ करके बाहर निकल गई, जबकि फ़िरोज़ भी मुस्कुराकर फ़िज़ा के पीछे चल पड़ा था। इस बात से अनजान कि हम चाहे लाख इसका बुरा चाहें, मगर अल्लाह वो तो सबके है ना, वो कैसे हमारे बुरा होने दे सकते हैं। मगर ये बात फ़िरोज़ को कैसे पता होगी, जो उसके सिर्फ हसद करना जानता था। फ़िज़ा जब से घर आई थी अपने कमरे में बैठी रोई जा रही थी, जबकि फ़िरोज़ उसे झूठ मूठ कर चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, ये साबित कर रहा था कि वो इससे भी बहुत दुखी है। मगर ये बात सिर्फ अल्लाह जानते हैं कि वो किस तरह मुनाफ़त कर रहा था। अभी फ़िज़ा रो रही थी कि अचानक अहमद कमरे में आया। आपी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? अहमद भाग कर फ़िज़ा के पास आकर बोला, फ़िरोज़ भाई, आप बताएं क्या हुआ है जो आप इस तरह रो रही हैं? हालांकि आप लोग तो हूर के घर गए थे। फ़िज़ा से कुछ बोला नहीं जा रहा था। अहमद ने फ़िरोज़ से वजह पूछी। वो अहमद, असल में हम हूर के घर गए थे, तो उन्होंने कहा कि हूर का कल तो मेहंदी है, हमने देर कर दी आने में, उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। फ़िरोज़ ने दुखी सा चेहरा बनाकर कहा, जबकि फ़िरोज़ का चेहरा एकदम से सुर्ख हो गया था। अहमद, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकी, फ़िज़ा रोते हुए बोली थी, जबकि अहमद गुस्से से बोला, ख्वाहिश तो मेरी अब भी पूरी होगी। आप ही इज़्ज़त रास नहीं आई ना? ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही, मैं वो करूँगा जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको रुलाया ना इन्होंने, अब खुद रोएंगे वो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अहमद। फ़िज़ा ने अहमद को रोकना चाहा, मगर अहमद सुर्ख आंखों से बोला, मैं ऐसा ही करूँगा, आप मुझे रोकेंगे नहीं आप ही। हम इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमने गुस्से से कहा, उठकर बाहर निकल गया था, जबकि फ़िज़ा अपना सर पकड़ कर बैठ गई थी, क्योंकि वो जानती थी अहमद के बारे में वो किस हद तक जा सकता है। अहमद गुस्से से अपने कमरे में गया और हूर को कॉल की। हूर जो अभी भी ठीक खुश भी नहीं हो पाई थी कि इसकी जान अहमद से छूट गई है, मतलब कि इसकी बहन की शादी, इनकी शादी कहीं और करवा देंगी। उफ़, कितना बेवकूफ़ है हूर। अहमद को समझती क्या है, वो मोहब्बत करता है इसे, वो भी है जुनून की हद तक, तो कैसे इसे छोड़ सकता है। अचानक अहमद की कॉल पर अपने मोबाइल पर आती देखकर हूर डर गई। पहले तो 2-3 बार कॉल काट दी, मगर फिर अहमद बार कॉल करता। हूर को नाचार कॉल पर करना ही थी, मगर बोली कुछ नहीं, क्या बकवास है हूर, तुम शादी कर रही हो? अहमद गुस्से से डाला, जब गुस्से से बोली, हाँ कर रही हूँ और ज़रूर करूँगी, तुम होते कौन हो मुझ पर गुस्सा करने वाले? दोबारा मुझे कॉल मत करना, समझ आई? हूर ने गुस्से से कहा और कॉल काट दी, जबकि अहमद ने गुस्से में मोबाइल ज़मीन पर पटक दिया था। बस हूर, बहुत हो गया, तुम मेरी मोहब्बत को ज़िद बना रही हो। ठीक है, तो फिर ऐसे नहीं तो ऐसे ही सही, अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, अहमद ने हूर का तसव्वुर करते हुए कहा, और फिर गुस्से में घर से बाहर चला गया था। आज हूर की मेहंदी थी, जो कि बहुत सादगी से की जा रही थी, क्योंकि ये हूर ने कहा था कि वो सादगी से शादी करना चाहती थी, इसलिए सिर्फ हूर की कुछ दोस्तें मुजम्मल साहब के लिए कुछ अजीज़ लोग ही इनवाइट थे। सब के सबा बार हूर को हमजा के नाम से छेड़ रही थी, मगर हूर किसी गहरी सोच में थी, इसलिए सिर्फ हूँ हाँ है में ही जवाब दे रही थी। हूर ये सोच के हैरान थी कि अहमद ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं, चुपचाप क्यों बैठा है। हालांकि चुप रहने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं था। इस सोच में मेहंदी का दिन भी गुजर गया। आज हालांकि क्योंकि निकाह था, इसलिए मामूल से ज़्यादा अपनी तफरीह थी, सब अपने अपने काम में मसरूफ़ थे, मगर हूर अपने ही सोचों में गुम थी कि अचानक सबा बेगम कमरे में दाखिल हुई। हूर, बेटे, आप भी अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हैं? बाहर मेहमान आ रहे हैं। बेटे, आपका फ़ोन बंद क्यों है? सिला की अभी भी कॉल आई है, वो कह रही थी कि थोड़ी देर में हो जाएगी इसे आने में, और बेटे आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं रिजवाना को भेजती हूँ ताकि वो आपकी मदद कर सके। सबा बेगम मुस्कुराकर बोली, जबकि हूर ने सर हिला दिया। वो बाहर निकल गई, इस बात से अनजान के जिस रिजवाना को वो हूर की मदद के लिए भेज रही हैं, वो किसी और की मदद कर रही है। अल्लाह, मैं क्यों सोच रही हूँ इस साइको के बारे में? क्या पता इसे अकल आ गई हो, इसके लिए अभी तक कुछ नहीं किया हो, मगर वो इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? वो भी इस जैसा चिपको साइको नहीं, ज़रूर कोई प्लानिंग कर रहा होगा। हाय अल्लाह, अब प्लीज़ इस साइको को कल दे दे ताकि वो मेरी जान छोड़ दे हमेशा के लिए। हूर ने दोनों हाथों को फैलाकर सच्चे दिल से दुआ की थी, फिर अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चली गई थी, जबकि रिजवाना हूर के कमरे में आई और इस कमरे की खिड़की खोलकर बाहर निकल गई ताकि अहमद अंदर आ सके। अहमद ने रिजवाना को कुछ पैसे दिए कि अपने वफादार बना लिया था, इसलिए वो जानबूझकर हमेशा हूर के कमरे की खिड़की खोल देती थी और हूर के बारे में हर खबर और अहमद तक पहुँचाती थी। अभी अहमद के कहीं कहने पर वो ऐसा किया था। रिजवाना ने बाहर जाकर अहमद को कॉल की, तो अहमद जो इसी इंतज़ार में हूर के घर के बाहर मौजूद था, छुपते छुपाते हूर के कमरे में दाखिल हुआ और हूर का वेट करने लगा। अहमद को ज़्यादा देर तो नहीं करना पड़ा था, क्योंकि अगले 5 मिनट में इसे बाथरूम के दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनाई दी। इसने हूर के बाहर निकलते इसे कपड़ा पकड़ा और ज़ोर से दीवार के साथ चिपका दिया, जिसे हूर की हल्की चीख निकली थी, मगर अहमद को अपने सामने देखकर हूर शॉक्ड सी हो गई थी और आंखें खोले इसे ही देख रही थी। मामूल से ज़्यादा बड़ी हुई शेप्स और आंखें, बिखरे हुए बाल और स्लोवट ज़्यादा बात, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे छोड़कर इस हमदर्द शादी करने वाली हो? तुम कैसे कर सकती हो ऐसा हूर? मेरी मोहब्बत को ठुकराने की तुमने हिम्मत कैसे की? राना अहमद पर तुम इस हमजा को फकीर दे रही हो, मुझे छोड़कर इसके साथ जा रही? क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ क्यों? अहमद इस वक्त कोई जुनूनी मजनू ही लग रहा था, जो हूर को झंझोड़ कर इससे जवाब मांग रहा था, मगर हूर ने आंखें बंद किए हुई थी, बस कहाँ पे जा रही थी। ठीक है हूर, तुमने अपनी मर्ज़ी कर ली, अब मैं अपनी मर्ज़ी करना चाहता हूँ, और तुम
और तुम मेरी मर्ज़ी नहीं हो सकती तो फिर तुम किसी और की भी नहीं होने दूंगा मैं। हमने कहकर अपनी जगह से गन निकाली और हूर के सर पर रख दी। जबकि हूर ने अपने सर पर किसी चीज़ का दबाव महसूस किया तो फ़ौरन आंखें खोलकर देखी, मगर फिर गन को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो हूर अब बताओ, मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो या मेरे साथ इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ना चाहती हो? जल्दी बोलो, जवाब दो हूर। तुम ऐसे नहीं कर सकते, लीव मी, हूर कांपते हुए बोली, जिससे अहमद को उससे मुस्कुराया फिर बोला, हाँ करता हूँ, तुमसे मोहब्बत बहुत करता हूँ, मगर तुमने क्या किया? हाँ, इंसल्ट की, मेरी मोहब्बत की ठुकरा दी, मेरी मोहब्बत को, और इस हमजा से शादी कर रही हो? अब ऐसे नहीं हो सकता नाहूर, चलो जल्दी से अपना फैसला सुनाओ ताकि फिर मैं अमल करूं। अहमद आहिस्ता आहिस्ता से बोलते हुए गन से हूर के बालों को पीछे कर रहा था, जिससे हूर डर कर रोने लगी। तो फिर आहिस्ता से बोली, मैं तैयार हूँ। हूर जल्दी जल्दी बोली, सोच के साथ कि अब अगर एक दफ़ा वो बाइट सबके साथ चली गई तो मुकर जाएगी, अहमद को जेल करवा देगी। मगर ये सिर्फ इसकी सोच थी। अहमद हूर की सोच को मुकम्मल तौर पर वाकिफ था, लेकिन बेचारी उरूफ कितने मासूम थी किस चीज़ के लिए। अहमद ने हूर को गौर से देखकर कहा, जैसे इसकी सोच से वाकिफ हो, तुमसे शादी के लिए। हूर ने कहकर आंखें बंद की, ज़ोर से आंखें बंद कर ली। जबकि अहमद हूर को देखकर हल्के से मुस्कुराया था। गुड, अच्छा फैसला किया तुमने, चलो बाहर, मौलवी साहब आ गए होंगे। अहमद ने कहकर गन अपनी जैकेट में डाली और हूर के कामते हुए हाथ को पकड़कर बाहर हॉल में आ गया था। जबकि हूर भी अहमद के साथ खींचती चली गई थी। जब अहमद हूर हाल में पहुंचे तो सब मेहमान आ चुके थे। मौलवी साहब भी मौजूद थे। हूर के साथ अहमद को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो गए, इन देखने लगे थे। जबकि मुजम्मिल साहब उठकर हूर के पास आए और हूर के साथ हाथ को अहमद के हाथ में देख से खींच कर निकाला। हूर तो जैसे इसी का इंतजार कर रही, भागकर मुजम्मिल साहब के पीछे छुप गई, बोलने लगी, बाबा आप प्लीज़ जल्दी से पुलिस को कॉल करिए, इस गुड्डे के पास गन है, मुझे ये मारने आया है, इससे वो गन छीन ले बाबा। हूर के इस तरह करने से अहमद को बहुत तकलीफ हुई थी, मगर इस वक्त इसे दिमाग से काम लेना था, इसलिए भागकर हमजा के पास गया और उसके गले को दबोच कर सर पर गन रख दी। तो मिस्टर हमजा, एक फैसला करो, तुम हूर से शादी करके मेरे हाथों मरना चाहते हो या हूर को हमेशा के लिए छोड़कर जिंदा रहना चाहते हो? जल्दी से जवाब दो। अहमद दांत पीस कर बोला। जबकि हमजा तो इस अचानक हमद पर बुखला गया था। फिर अहमद की धमकी से इसे खौफजदा कर रही थी, इसलिए वो जल्दी से बोला, मुझे मरना नहीं है, कर लो तुम हूर के साथ जो करना है, बस मुझे छोड़ दो। हमजा किस तरह कहने से मुजम्मिल साहब और हूर हैरान रह गए। जबकि अहमद तंजिया मुस्कुराया, तुम ऐसे इंसान से शादी कर रही थी जो तुम्हारी हिफाजत तक नहीं कर सकता, इस डरपोक को तुम मुझ पर फकीर दे रही थी। चलो अच्छा है, तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे लिए कौन बेहतर है। तुम मौलवी साहब जल्दी से हमारा निकाह करवाना शुरू करें ताकि हम यहाँ से जा सकें। अहमद ने हूर को देखकर कहा, जो कि मुजम्मिल साहब के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी, इसे वो इस तरह से अहमद से बच जाएगी। मौलवी साहब, आपको लगता है कि मेरी बात समझ नहीं आई? अहमद ने गुस्से से कहा। तो मौलवी साहब ने निकाह पढ़ना शुरू किया। अहमद मुस्कुरा कर कबूल है कहा। जबकि हूर से कबूल पूछा गया तो वो चुप ही थी। मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो इन्हें। अहमद ने दांत पीसते हुए कहा। तो हूर ने भी डर के कबूल है कर दिया। इस तरह अब आज हूर हमेशा के लिए अहमद की हो गई थी। अहमद इस बात पर जितना खुश था हूर इतनी ही अफसरदा, वो बस शौक से बैठी थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक हुआ क्या है। जबकि सभी मेहमान आपस में चहम गोयां करते हुए हूर को बुरा भला कह रहे थे, तो कुछ इसके ख़ानदान और अहमद और कुछ पर तो सब बर्दाश्त किया, फिर गुस्से से धाड़ा, आप सब यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। जो बाकी चुगलियाँ रह गई हैं ना, वो अपने अपने घर जाकर कर लीजिएगा। और चलो मेरे साथ घर चलें। हमने हूर का हाथ पकड़कर खींचा तो अचानक होश में आकर बोली, छोड़ो मुझे बाबा, मुझे नहीं जाना है इसके साथ। हूर चीखकर मुजम्मिल साहब से बोली, जबकि वो खामोशी से ज़्यादा देख रहे थे। अहमद ने ज़बरदस्ती हूर को गाड़ी में उठाया और गाड़ी स्टार्ट कर दी, जबकि हूर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। रास्ते सारे पहले तो हूर रोती रही, फिर सोचा इस तरह तो अहमद के सामने कमज़ोर साबित हो जाएगी, और वो कमज़ोर साबित नहीं होना चाहती थी। इसके हाल के तहत इसने अपने आंसू साफ किया और बाहर सड़क की तरफ रुख मोड़ कर बैठ गई। अहमद ने हूर की हरकतों को नोट किया और फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो उधर तो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मगर मुकम्मल ध्यान हूर की तरफ था। उसकी मोहब्बत घर आ गया, वो है हूर, चलो अंदर। अहमद ने गाड़ी अपने घर के आगे रोकी और खुद बाहर निकल गया। हूर की तरफ देखा, दरवाज़ा खोला। इन्हें यहाँ आते हुए रात हो गई थी, क्योंकि शाम को तो वहाँ से निकले थे। फिर अहमद ड्राइव भी स्लो कर रहा था, ज़्यादा वक्त वो हूर के साथ गुजार सके, मगर नहीं, मुझे नहीं जाना। हूर तीखी नज़र अहमद पर डाल कर बोल रहे, जैसे नफरत जाहिर हो रही थी, ये ड्रामे तुम हमारे कमरे में कर लेना या कल, अभी अंदर चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है, वैसे भी तुम 2 दिनों से सोया नहीं हूँ, इसलिए अब सुकून से सोना चाहता हूँ। अहमद हल्का सा हूर की तरफ झुक कर बोला, जिससे हूर खुद में हिम्मत सिमट गई, मगर बोली कुछ भी नहीं। पहले तो अहमद ने कुछ देर हूर का इंतजार किया, मगर जब हूर अपनी जगह से टस से मस ना हुई तो फिर अहमद ने गहरा सांस लिया, हूर का हाथ पकड़ा, इसे बाहर निकाला। अहमद की इस तरह से हाथ पकड़ने से हूर अचानक होश में आई, फिर नफरत से अपना हाथ अहमद के हाथ से खींच कर निकाला। हूर की तरह करने से इसके अपने हाथ पर ही चोट लग गई थी, मुँह से हल्की सी कराह निकली। पागल हो तुम हूर, लग गई ना चोट? अहमद परेशानी से हूर की तरफ बढ़ा, मगर हूर गुस्से से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ, दोबारा अगर मेरे पास आए ना तो जान से मार दूंगी तुम्हें, और अगर तुम्हें कुछ ना कर सकी तो खुद जान से मर जाऊंगी। हूर गुस्से से फनकारी। ओके रिलैक्स हूर, नहीं करूँगा कुछ, लेकिन प्लीज़ तुम घर के अंदर चलो। अहमद हूर को देखा और फिर हल्के से बोला,
अहमद को हूर का इस तरह अपना हाथ छुड़ाना और फिर इस तरह की बातें करना अच्छा नहीं लगा था, मगर वह इस वक्त कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए हूर की नाराज़गी बनती भी थी। आखिर अहमद ने इसके साथ ठीक तो नहीं किया था, इस ख्याल के तहत वो चुप रहा। हूर ने अहमद की बात सुनी और बगैर कुछ देखे से अंदर की तरफ चल पड़े, तो अहमद भी मुस्कुराकर उसके पीछे चल दिया था। अब वो दोनों हाल में पहुंचे थे कि अचानक फ़िरोज़ा और फ़िज़ा इनके सामने आ गए। फ़िज़ा ने अहमद के साथ हूर को देखा तो हैरानगी से बोली, अब मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, लेकिन पहले प्लीज़ खाने को दे दें, बहुत भूख लगी है। और तुम जाओ कमरे में, 2 फ्लोर पर लेफ्ट साइड का फर्स्ट रूम हमारा ही है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर दोनों मिलकर खाना खाएंगे। अहमद ने हूर को यहाँ से भेजना चाहा ताकि वो फ़िज़ा और फ़िरोज़ से बात कर सके, मगर कहने का अंदाज़ा ऐसा था कि दोनों में बहुत मोहब्बत हो, अभी भी लव मैरिज करके आ रहे हो। वैसे तो लव मैरिज थी, मगर सिर्फ अहमद के लिए, क्योंकि हूर को तो सिर्फ ये शादी करनी ही नहीं थी, क्योंकि वो कॉल हूर के गन पॉइंट पर हुई शादी ही नहीं हुई थी। हूर भी यहाँ से जल्द से जल्द जाना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अहमद के पास होने और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी। जबकि अहमद फ़िज़ा को आने का इशारा करते हुए सामने मौजूद गेस्ट रूम में चला गया, तो फ़िज़ा और फ़िरोज़ भी दोनों इसके पीछे ही चल दिए थे। आपको ये तो पता है मैं हूर के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली है। मगर अहमद, हूर का तो आज निकाह हो रहा था किसी और से, तुम कैसे इससे शादी कर सकते हो, और वो भी यूँ ऐसे अकेले? मुझे या फ़िरोज़ को बताने की तुमने ज़रूरत भी नहीं महसूस की। सच सच बताओ, तुमने ज़बरदस्ती हूर से निकाह किया है ना? अगर ऐसा है तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अहमद। मेरा मोम डैड ने तुम्हारी तरबियत ऐसे तो नहीं की थी। फ़िज़ा खफ़ा से अहमद से पूछ रही थी, जबकि फ़िरोज़ बुत-बना सब कुछ सुन रहा था, मगर बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो तो खुश हो रहा था कि अहमद हूर से शादी नहीं कर सकेगा, उसी गम में मजनूं बना फिरता रहेगा, ना ऑफ़िस में ध्यान देगा और ना प्रॉपर्टी संभालेगा काबिल रहेगा, तो सब कुछ इसी तरह इसका रह जाएगा। मगर ये क्या, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि वो शादी करके आ गया था और खुश भी था। लेकिन ये तो सिर्फ़ इसकी हसरत रह गई थी, सारी प्रॉपर्टी का मालिक है वो बनेगा। तो अहमद, मेरी क्या सिर्फ़ इतनी सी अहमियत है तुम्हारे नज़दीक? तुम मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? बोलो अहमद, क्या ये सच है? फिर वो तो अपनी ही सोचों में गुम था कि फ़िज़ा की आवाज़ वापस होश में लाई। नहीं, आप यार प्लीज़ ऐसा मत करें। आपको पता तो है कि आप क्या हैं मेरे लिए। मोम डैड की डेथ के बाद एक आप ही तो हैं मेरा वाहिद रिश्ता, जिससे मैं अपना हर दुःख और दर्द बयान करता हूँ। आपके अलावा मेरा है ही कौन? अहमद भराई हुई आवाज़ में बोला था। और ये सच भी था कि अहमद सिर्फ़ 12 साल का था जब इसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में इस दुनिया से इन्हें अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। तब सिर्फ़ फ़िज़ा 18 साल की थी और इस तरह अपने सर से माँ-बाप का साया उठ जाने से बहुत खौफ़ज़दा भी हुई। तो फ़िरोज़ इसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, इसने फ़िज़ा को शादी के ऑफ़र की, इस ख़्याल के तहत कि वो सारी दौलत का खुद मालिक बन जाएगा, क्योंकि अहमद तो अभी बच्चा था और कहाँ ये सब सँभाल सकता था। और फिर फ़िज़ा भी कोई क्योंकि खुद मजबूर थी, इसलिए फ़िरोज़ से शादी कर ली। इस तरह इसे कम मुहाफ़िज़ मिल गया था। अहमद, मेरे बच्चे हैं, आई एम सॉरी, मुझे इस तरह से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अचानक इस तरह हूर को देखकर बहुत शॉक्ड हो गई थी और मुझे पता नहीं क्या हो गया था, इसलिए क्या कुछ बोल गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फ़िज़ा शर्मिंदगी से बोली, जबकि अहमद जल्दी से बोला, कोई बात नहीं अभी, मैं जानता हूँ कि आपके दिल में मेरी शादी के लिए बहुत से अरमान थे, इसलिए आप थोड़े उससे गुस्सा हो गई हैं, लेकिन क्योंकि शादी तो हो चुकी है, तो इसलिए आप सब अरमान मेरे वलीमे पर पूरे कर लीजिएगा। अहमद शरारत से बोला, तो फ़िज़ा मुस्कुराते हुए बोली, चलें अब कुछ खाने को दे दें, सच में बहुत भूख लगी है। अहमद ने मुस्किन से शक्ल बना दी, तो फ़िज़ा इसके सर पर चित लगाकर किचन की तरफ चली गई। वो फ़िज़ा को सीटी करना चाहता था ताकि वह इससे कोई सवाल जवाब ना कर सके। वो फ़िज़ा को बिज़ी करना चाहता था ताकि वह इससे कोई सवाल जवाब ना कर सके, इसे झूठ ना बोलना पड़े, और सच में वो बताना नहीं चाहता था। और अब क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था, इसलिए खुशी-खुशी वो भी फ़िज़ा के पीछे चल पड़ा और अहमद के बताए हुए कमरे में दाखिल हुई और कमरे का जायज़ा लेने लगी कि दरमियाने साइज़ का बहुत साफ़-सुथरा खूबसूरत सा कमरा था। हूर ने सबसे पहले रूम लॉक किया और फिर जाकर बेड पर गिर से कही, क्या-क्या सोचा था इसने अपनी ज़िंदगी के बारे में, मगर हुआ क्या? हमजा का डर कर इसे अहमद के हवाले कर देना, लोगों की बातें इस पर लगाए इल्ज़ाम, और सबसे बड़े कि मुज़म्मिल साहब का रवैया याद आ रहा था, क्योंकि बाबा ने मुझे छोड़ दिया था और गुंडे के हवाले कर दिया था। क्यों किया आपने ऐसा बाबा, क्यों किया मुझे मेरे साथ ऐसा? हूर फूट कर रो पड़ी थी और मुज़म्मिल साहब से शिकवे करने लगी थी, मगर इस वक्त इसे सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो अचानक खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। इसी तरह रोते-रोते वो गहरी नींद में सो गई। वैसे ही थी जब भी टेंशन में होती थी, गहरी नींद में सो जाती थी। इस तरह खुद को रिलैक्स करती थी, अब भी वैसा ही कर रही थी। अहमद ने पेट भर के खाना खाया, हूर के लिए ट्रे में खाना रखकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा, जबकि फ़िरोज़ की तो मानो भूख ही मर गई थी, इसलिए थोड़ा सा खाना खाकर ज़बरदस्ती खाकर अपने कमरे में चला गया था। अपने कमरे के बाहर पहुंचकर जैसे ही अहमद ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तो नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। उफ़! हूर! अहमद ज़ेर लब हूर का नाम लिया और ट्रे को सामने रखकर टेबल पर रखकर फ़िज़ा के पास अपने रूम की चाबी लेने आ गया था, जो इस वक्त बर्तन समेट रही थी। यहाँ पे मेरे रूम की चाबी कहाँ है? अहमद तेज़ लहजे में बोला, तो फ़िज़ा ने अजीब नज़र से उसकी जानिब देखा और फिर बोली, मेरे कमरे के बेड के पास वाले ड्रॉर में साइड टेबल के दरवाज़े में है, हमारे कमरे की चाबी है। फ़िज़ा गौर से अहमद की जारी का जायज़ा ले रही थी। जैसे इसका जहन पढ़ने की कोशिश कर रही थी। ओह थैंक यू। अहमद ने जल्दी से कहा और फ़िज़ा के कमरे की तरफ चल पड़ा था।
अहमद ने जल्द से कहा। अहमद जब फिजा के कमरे में दाखिल हुआ तो फिरोज अहमद को देखकर सोने का ड्रामा करने लगा था, जबकि अहमद को इस बात से कोई गर्ज भी नहीं था। इसने तो जल्दी से चाबी उठाई, अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने लगा। फिर दरवाज़ा खोलते ही बाहर परी खाने की ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हो गया। मगर ये क्या, और तो आराम से बेड के दरमियान में वही दुल्हन के कपड़ों में सो रही थी। और सबसे बड़ी कर अहमद के फेवरेट पिल्लो से जो दो ब्लू आइज़ बनी हुई थी, इसे हगी देकर सो रही थी। ये ब्लू अहमद ने हूर की आंखों को जब देखा था तब लिया था, और रोज़ाना वो खुद हक करके सोता था। अहमद ने हूर को देखा तो एक हल्की सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आ गई थी। फिर इसने खाना वापस लेके जाकर किचन में रखा और खुद कमरे में वापस आकर हूर के पास आ गया। कोई बात नहीं, और तुम मेरे पिल्लों को हक करके सो रही हो तो मैं तुम्हें हक करके सो जाता हूँ, क्योंकि वैसे तो मुझे नींद नहीं आएगी, अहमद शरारत से बोला। फिर हूर को हक करके सो गया था, जबकि हूर भी गहरी नींद में थी, इसलिए इसे अहमद के हक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। जमल, हमें हूर के पास जाना चाहिए। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। आप कैसे हूर को इस लड़के के साथ भेज सकते हैं? कितना खतरनाक तवस्लिया रखता है अपने पास। अगर इसने हूर को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो आप प्लीज़ मेरे बच्चे को अपने घर वापस ले आएँ। सुबह बेगम सुबह से जमल साहब से एक ही बात की जिद कर रही थी, वो हूर को वापस यहाँ ले आए। रात को तो इस घर में एक मातम से फैला हुआ था, किसी को किसी का होश भी नहीं था। बस सब अपनी अपनी सोच में गुम थे। ये हाल सिर्फ सबा बेगम जमल साहब का ही था, क्योंकि नाहिदा बेगम और हमजा तो यहाँ से जल्द से जल्द निकलने की तैयारी में मसरूफ़ थे। नहीं सबा, मैं हूर को यहाँ नहीं ला सकता, क्योंकि हूर अब इस लड़के की बीवी बन चुकी है। अब हमारा हूर पर कोई हक नहीं रखता, और इस वजह से मैंने कल हूर को जाने भी दिया था। मुजम्मल साहब टूटे हुए अंदाज में दिल बोल रहे थे, जबकि अपना सब कुछ हार चुके हों। लेकिन मुजम्मल, अगर वो हमारे हूर पर जुल्म सितम कर रहा हुआ तो सबा बेगम ने अपना खदशा जाहिर किया था। आपको एक दफ़ा तो जाकर देखना चाहिए ना। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे जाना है। मुजम्मल, मैं और हमजा भी वापस मुल्तान जा रहे हैं, तो सोचा तुम्हें बता दूं। मुजम्मल साहब भी बोल रहे थे कि नाहिदा अचानक बोल पड़ी, क्योंकि हमें कोई शौक़ नहीं है यहाँ जलील ख्वार होने का और मज़े और मरने का भी, और हमें अपनी जान बहुत अजीज़ है। वो गुंडा तो मेरे मासूम से बेटे के दुश्मन का जान का दुश्मन बना हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ जा रहे हैं। और तुम भी हमसे दोबारा कोई रब्ता रखने की कोशिश मत करना। अल्लाह हाफ़िज़। नाहिदा बेगम ने एक ही सांस पे अपनी बात मुकम्मल की और बगैर मुजम्मल साहब को जवाब सुने घर से बाहर निकल गई। नाहिदा बेगम के निकलते ही हमजा भी बगैर कुछ बोले वहाँ से चला गया था, जबकि मुजम्मल साहब शौक़ से ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इतना खुदगर्ज़ कोई कैसे हो सकता है। फ़िज़ा जब तमाम काम समेट कर अपने कमरे में सोने के लिए आई तो फ़िरोज़ बेड से टेक लगा बैठा, इसका इंतज़ार कर रहा था। फ़िरोज़, आप भी अभी तक जाग रहे हैं? मैंने तो सोचा था आप सो गए होंगे। फ़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता चलती बेड के पास आई और बैठ गई। हाँ, मैं तुमसे मुझे तो एक ज़रूरी बात करनी है। फ़िरोज़ ने चेहरे पर परेशानी के तासुरात सजाए, जैसे इस वक्त वो नहीं पता नहीं कितनी बड़ी बात करने वाला था। हाँ फ़िरोज़ बोले, ऐसी भी क्या बात है जो आप इतने परेशान हैं? फ़िज़ा जल्दी से बोली थी। तो फ़िरोज़ ने एक लंबी सांस खींची और बोली, तो वो फ़िज़ा, मुझे लगता है अहमद इस लड़के को ज़बरदस्ती शादी करके लाया है। तुमने देखा नहीं वो लड़की कितनी अपसेट थी? क्यों अचानक शादी किसकी होती है? मतलब अहमद गया और हूर को घर ला कर कहा कि ये मेरी बीवी है, इससे शादी करके लाया हूँ। तुम्हें तो अहमद ने अपनी बातों में उलझाकर यकीन दिलवा दिया था कि हूर इस शादी से खुश है, मगर असल में वो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा था कि वो, मगर मैंने देखा हूर की तकलीफ़ को। यार, ऐसा थोड़ी होता है कि अहमद हूर की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है और हम अहमद का साथ देते रहें। वो हूर के साथ जाती होगी। यार, ये तो नाइंसाफ़ी है ना। फ़िरोज़ बात को घुमा फिरा कर बयान कर रहा था फ़िज़ा को कायल कर सके, जबकि फ़िज़ा ने गौर से सारी बात सुनी और बोली, फ़िरोज़, आपको क्या लगता है मुझे कुछ नज़र नहीं आता या महसूस नहीं होता, या फिर अहमद की बात का यकीन कर लिया? वो मेरा भाई है, इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। मुझे पता है कि अहमद ने हूर से ज़बरदस्ती निकाह किया, मगर मैं इस कदर खुश देख कर चुप कर गई। वैसे भी अब तो निकाह हो चुका है, तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। हूर की नाराज़गी वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अहमद से बहुत मोहब्बत करता है। फ़िज़ा ने हूर का रूम लॉक करने के बारे में सोचते हुए कहा, आप ज़्यादा सोचना छोड़ दें और सो जाएँ। वैसे भी मियाँ बीवी का मामला है, हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फ़िज़ा ने अपनी बात की और लेट कर सोने लगी, जबकि फ़िरोज़ सोचने लगा था कि सुबह हूर से बात करेगा, उसे अहमद से अलग होने का कहेगा, इस बात का यकीन दिलाएगा कि वो हूर के साथ है और इसका साथ देगा। सुबह जब हूर की आँख खुली तो इसे अपने कमरे पर किसी किस्म का बोझ महसूस हुआ। जब इसने गौर से देखा तो खुद को अहमद के सीने पर लेटे हुए पाया, जबकि अहमद के हाथ इसकी कमर पर थे। जो हूर को अहमद का इस कदर नज़दीक आना शदीद किस्म की तैश में मुब्तला कर गया था। वो तो गुस्से में अहमद के हाथों को झटक कर उठी और बेड से काफ़ी फासले पर जा खड़ी हुई। इसके इस तरह से आने करने से अहमद भी नींद से जाकर हूर के चेहरे को गौर से देख रहा था कि आखिर इसे अचानक हुआ क्या है जो इस तरह से बर्ताव कर रही है। क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? हाँ, और एक सेकंड, दरवाज़ा तो मैंने लॉक किया था, तुम अंदर कैसे आए? हूर ने अब अहमद को खुद को घूरते हुए पाया तो तब कर बोली, जबकि अहमद का इस तरह इस बात करना हूर की इस हरकत से गुस्सा आया था तो ख़त्म हो गया। तो वो हूर को शौक नज़र से देखकर मुस्कुराने लगा, रहे मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कर दिया हूर, हक ही तो किया है, वो भी इसलिए क्योंकि तुम मेरे पिलो को हक करके सो रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है और मुझे वैसे भी नींद नहीं आती जब तक मैं अपनी पिलो को हक करके ना सो, तो क्योंकि पल्लू तुम्हारे पास था तो इसलिए मैं तुम्हें हक करके सो गया। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना हूर। अहमद ने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत सजाए, मगर जबकि हूर ने नफरत से अहमद को देखा और फिर बाथरूम में जाकर बंद हुई थी। अरे हूर, सुनती तो जाओ, मैं रूम में कैसे आया? मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, मगर हूर आगे से कुछ भी नहीं बोली, जिससे सब साफ जाहिर था वो अहमद से कोई बात नहीं करना चाहती थी। हाय हूर, कितनी प्यारी हो ना तुम। अहमद नहीं
तो एवं ही तो नहीं तुमसे मोहब्बत हो गई है। अहमद ने जेल बोल कर मुस्कुराया और फिर उठकर बाथरूम में के पास जाकर हल्का सा नॉक किया। हूर मेरी जान नाराज़गी अपनी जगह, मगर अंदर बाथरूम में तुम्हारे कपड़े हैंग किए हुए हैं, वो पहन कर आकर नाश्ता कर लो। रात को भी खाली पेट सो गई थी, मैं बाहर जा रहा हूँ जॉगिंग करने के लिए, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर इकट्ठे नाश्ता करेंगे। अहमद ने एक दिन पहले हूर के लिए शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि वो जो जानता था कि हूर को इधर ही आना है और जैसे भी हालात में हो वो लाने वाला था। हूर ने खुद खाली हाथ ही आना था, इसलिए इन सब चीज़ों का इंतज़ाम वो पहले ही कर चुका था। हूर ने अहमद की बात गौर से सुनी और फिर मुड़कर हैंग किए हुए कपड़ों को देखा। एक ब्लैक कलर का बहुत ही खूबसूरत सा फ्रॉक जिसमें हल्का सा डिज़ाइन किया गया था। हूर खुद इस हैवी ड्रेस को उतारना चाहती थी, इसलिए जल्दी से शावर लिया और अहमद के लाए गए कपड़ों को पहनकर बाथरूम से निकल गई। दुपट्टा इसने जाकर बेड पर रख दिया था और ख़ुद अपने नम बालों को टॉवल से रगड़ कर खुश करने लगी थी। अचानक फिरोज़ यानी बगैर नोक किए कमरे में दाखिल हुआ और हूर को बगैर दुपट्टे के देखता ही रह गया था। जबकि हूर ने फिरोज़ को खुद को घूरते हुए देखा तो भागकर अपना दुपट्टा उठा गले में डाल लिया और सर पर लिया और फिर गुस्से से बोली, आपको सेंस नहीं है कि किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले नोक करते हैं? हूर के इस तरह बोलने से फिरोज़ वापस होश में आया और कुछ भी बोले बगैर वहाँ से चला गया था। इससे बढ़कर के एक सेंसलेस है इस घर में। हूर मुंह बनाया और जाकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। जबकि फिरोज़ जो हूर को अहमद के ख़िलाफ़ भड़काने आया था, अहमद को छोड़कर इस घर से हमेशा के लिए चली जाए, अब खुद हूर के हुस्न को देखकर अपना इरादा बदल दिया था। फ़िज़ा ने जल्द से नाश्ता तैयार किया, हूर को बुलाने के लिए इसके कमरे की तरफ चल पड़ी थी। कौन? फ़िज़ा ने दरवाज़ा नॉक किया तो हूर ने अंदर से आवाज़ लगाई थी, मैं हूँ हूर, फ़िज़ा, अहमद की बड़ी बहन। फ़िज़ा जल्दी से बोली तो हूर ने फ़िज़ा की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम। अभी हूर ने नरम लहजे में सलाम किया। अब जो भी हुआ था इससे फ़िज़ा कोई गलती नहीं थी ना। वो हैरान हुई थी हूर को देखकर। ये तो हूर रात को देख चुकी थी और वैसे भी हूर की तबीयत इस बात से इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो फ़िज़ा से बदतमीज़ी करे, इसलिए अब हूर फ़िज़ा से मोहब्बत से बात कर रही थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। अब भाई मान गई अहमद की चॉइस का, एवं तो नहीं तुमसे मोहब्बत करता। फ़िज़ा मुस्कुरा कर बोली, जबकि हूर ने अहमद के मुँह पर मुँह बना लिया। वो असल में हूर नाश्ता तैयार हो चुका है, तुम आकर नाश्ता कर लो, बस इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आई थी। फ़िज़ा हूर के रवैये को देखकर काफ़ी रिलैक्स हुई थी। वो फ़िज़ा से नाराज़ नहीं है, मगर इस बात को भी जान चुकी थी कि अहमद की बात पर चिढ़ चुकी थी। जी आप चलें, मैं अभी आती हूँ। हूर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली तो फ़िज़ा भी मुस्कुरा कर चली गई। जबकि हूर ने जाकर अपने बालों को कैचअप में झगड़ा और अच्छे से दुपट्टा लेकर बाहर आई। अहमद जॉगिंग के बहाने मुज़म्मिल साहब के घर गया था, दरवाज़ा नॉक किया। कुछ देर बाद सबा बेगम ने दरवाज़ा खोला तो अहमद को देखकर हैरान रह गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपका? कुछ देर तक तो सबा हैरानगी से बस अहमद को ही देख गई, फिर अहमद को मुखातिब करने से हड़बड़ा कर होश में आकर बोली, हाँ आप बाहर क्यों खड़े हो बेटे, अंदर आ जाओ। मुजम्मल देखें कौन आया है। सबा बेगम मुजम्मल साहब को पुकारती हुई अहमद को हॉल कमरे में ले गई थी और सोफे पर बिठा दिया। अब जो भी था अहमद इनकी इकलौती बेटी का शौहर था। जी आंटी, वो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था, माफ़ी भी मांगना चाहता था। अहमद बात कर ही रहा था जब मुजम्मल साहब भी अहमद के पास आकर बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अहमद ने मुजम्मल साहब को देखकर सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटी, क्या हाल है आपका? और हूर कैसी है? जानता हूँ बहुत नाराज़ होगी मुझसे, मैं आने वाला था आपके घर हूर से मिलने के लिए, मगर मुझे आपके घर का एड्रेस नहीं पता था। मुजम्मल साहब आहिस्ता आहिस्ता अहमद से बात करते हुए बोले, जबकि अहमद बस सर झुकाए हुए मुजम्मल साहब को बात सुन रहा था। वो अंकल, असल में मैं आप दोनों से माफ़ी मांगने आया हूँ, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, लेकिन अंकल मैं क्या करता, मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ हूर से, मैं क्या करूँ अंकल, ये मेरी बस में नहीं था, मैं हूर को खो नहीं सकता था। मैंने भेजा था आप ही को आपके घर रिश्ते के लिए, मगर आपने कहा देर हो गई है, हूर का निकाह हो रहा है, तो मुझे यही रास्ता बेहतर लगा। इस तरह हूर आज मेरे निकाह में तो है ना। आई एम सॉरी अंकल, मेरे इस तरह करने से आपकी बहुत बदनामी हुई, बहुत सी बातें बर्दाश्त करनी पड़ी आपको। मैं जानता हूँ कि सॉरी अल्फाज छोटा है इस सब के बदले में, मगर फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई प्रॉमिस अंकल, मैं हूर को बहुत खुश रखूँगा। अगर आपने देखा ना अंकल वो हमजा किस तरह से इसने हूर को छोड़ दिया था, सिर्फ अपनी ज़िंदगी की खातिर, वो भी सिर्फ मैंने धमकी दी थी। अब आप खुद सोचें अंकल, ये शख्स हूर की हिफाजत तक ना कर सकता, वो हूर के लिए बेहतर कैसे हो सकता है? मेरी इन सब बातों का मकसद सिर्फ ये है कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, हूर से मिलने के लिए आ जाएँ। वो बहुत दुखी है, बहुत मिस कर रही है आपको, और मैं यहाँ भी आपको लेने आया हूँ, प्लीज़ चलें मेरे साथ, मैं बाहर गाड़ी में आपको वेट कर रहा हूँ। आपने मुस्कुरा कर कहा। बाहर अंकल निकल गया, जबकि मुजम्मल साहब भी अहमद की बातों पर गौर कर रहे थे कि अचानक सबा बेगम के बुलाने पर होश में आए। हाँ क्या कहा तुमने? मुजम्मल साहब के कहने पर सबा बेगम दोबारा बोली, मुजम्मल मुझे अहमद की मोहब्बत पर यकीन है, आपने देखा है वो सिर्फ हूर की खुशी के लिए आज हमारे पास माफ़ी मांग रहा है और हमें अपने साथ ले जाने के लिए आया है, और सबसे बढ़कर मोहब्बत देखिए आपने, वो मुखलिस है हूर के साथ तो शादी की है ना। सबा बेगम मुजम्मल को बात समझाना चाहिए, मगर वो तो पहले ही अहमद की घुरी मोहब्बत पर यकीन कर चुके थे। तभी हल्के से मुस्कुराए, चलो सबा अहमद हमारा वेट कर रहा होगा। मुजम्मल साहब उठकर बाहर चलने के लगे तो सबा बेगम भी घर को रोक करती गाड़ी में आकर बैठ गई थी। हूर खाने के टेबल पर आकर बैठी तो फिरोज़ वहाँ पहले से ही मौजूद था, जबकि फ़िज़ा शायद किचन में कुछ लेने के लिए गई थी, यानी कि फिरोज़ को तो मौका मिल गया था हूर को घूरने का।
जब हूर ने गौर किया तो फिरोज़ काफ़ी देर से उसे घूर रहा था। उससे बोली, भाई मसला क्या है आपके, मुझे इस तरह घूर क्यों जा रहे हैं, और वैसे भी खाना टेबल पर मौजूद है तो खाने पर फोकस कीजिए, मुझ पर नहीं। हूर ने बगैर किसी लिहाज के फिरोज़ को खड़ी खड़ी सुना दी थी, जबकि फिरोज़ को अपनी बेख्तियारी पर बहुत गुस्सा आया था। अगर फ़िज़ा या अहमद इस तरह इसे देख ले तो इसके लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी, इसलिए अपना फोकस खाने की तरफ करके चुपचाप खाना खाने लगा था। हूर तो पहले ही फिरोज़ पर गुस्सा था, किस तरह उसके रूम में दाखिल हुआ था, घूर रहा था, और फिर अब इसके घूरने से हूर अपने गुस्से को कंट्रोल ना कर सके और फिरोज़ को बातें सुना दी, जबकि फिरोज़ अपने दिमाग में हूर से बदला लेने के लिए प्लान बना चुका था। अरे हूर, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? सॉरी, वह अहमद सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाता है तो इसलिए इसका नाश्ता बना रही हूँ। खैर, तुम नाश्ता करो। फिज़ा अपना ऐद भरे लहजे में बात कर रही थी, जिस पर हूर को सबा बेगम की याद आ गई थी। वो भी तो सबा बेगम के हाथ का बना हुआ खाना खाती थी और किसी का नहीं। इसे अभी भी याद था कि एक दफ़ा सबा बेगम दोपहर को अपने एक दोस्त की तरफ चली गई थी। इसके घर में किसी बच्चे के हकीका पर तो इस ज़बान को खाना बनाने के लिए कह गई थी, मगर हूर रात तक भूखी रही थी, जिस पर सबा बेगम जल्द से खुद खाना बनाया था। फिर हूर ने खाना खाया था। क्या हुआ हूर, अगर कुछ और खाना है तो बता दो, मैं बना देती हूँ। हूर नम आँखों से सबा बेगम को याद कर रही थी। फ़िज़ा की आवाज़ पर चौंक कर उसकी तरफ देखी। अरे हूर बच्चे, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? फ़िज़ा जल्दी से उठकर हूर के पास आई, उसे अपने गले लगाकर बोली। जब फिरोज़ ने हूर को चौंक कर देखा, कहीं भी मेरे देखने की वजह से तो नहीं रो रही? अगर उसने अहमद की फ़िज़ा को बता दिया तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, फिर ये रो क्यों रही है? फिरोज़ अपनी सोच को झटक कर दोबारा हूर की तरफ देखने लगा। वो क्या जवाब देती है? अंकल आंटी की याद आ रही है तुम्हें? फ़िज़ा आहिस्ता से हूर की कमर को सुला रही थी। वो देखो हूर, कौन आया है? हूर अभी हकला कर बोलने की कोशिश कर रही थी कि अहमद की आवाज़ सुनाई दी, तो हूर ने नज़र बाहर हॉल में खड़े अहमद पर पड़ी, जबकि अहमद के पीछे खड़े मुजम्मल साहब और सबा बेगम को हूर बगैर पलके झपकाए देखने लगी। माम बाबा, हूर ने ज़ेर लब कहा और भागकर मुजम्मल साहब के सीने से लग गई। क्यों बाबा, क्यों आपने मुझे जाने दिया? आपने रोका क्यों नहीं? आपने एक बार भी मुझे नहीं सोचा मेरा क्या होगा? कैसे रहूँगी आपके बगैर? मैं आपके साथ बहुत नाराज़ हूँ बाबा। हूर मुसलसल रोकर मुजम्मल साहब से शिकवा कर रही थी, जबकि बाकी सब कुछ फासले पर खड़े इन दोनों को देख रहे थे। और बेटे, आपकी मम्मा भी इधर ही हैं, मगर लगता है आप इनसे मिलना नहीं चाहती। सबा बेगम ने हूर को जिताना ज़रूरी समझा तो हूर मुजम्मल साहब से अलग होकर मुस्कुराकर सबा बेगम के पास गई। इस सबा बेगम ने इसे गले से लगाया। अंकल आंटी, आप खड़े क्यों हैं? प्लीज़ बैठे, मैं आपकी थोड़ी देर में आती हूँ। फ़िज़ा कहकर किचन में चली गई थी, जबकि अहमद इन्हें सोफ़े पर बिठाने लगा था। आप बैठे, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। अहमद मुस्कुराकर कहा, एक नज़र हूर के मुस्कुराते हुए चेहरे पर डालकर ऊपर अपने कमरे में चला गया था। बेटे, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत खफा हो, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ अपने बाबा को माफ़ कर दो। मुजम्मल साहब ने हूर को देखकर कहा तो हूर ने जल्दी से बोली थी, आप प्लीज़ ऐसे मत करिए, मैं मानती हूँ कि आप मुझसे थोड़ी नाराज़गी थी, मगर अब वो ख़त्म हो गई है आपके यहाँ आने से। हूर ने जल्दी से मुस्कुरा कर कहा तो मुजम्मल साहब भी मुतमिन हो गए थे। बेटे, आपको पता है अहमद भी हमारे पास चली आए जाएँ, सब नाश्ता रेडी है। अभी सबा बेगम बात कर रही थी कि फ़िज़ा ने इन्हें नाश्ता करने को कहा। चले माँ बाबा, जल्दी से चले, सच में बहुत भूख लगी है। हूर जल्दी से उठकर मुजम्मल साहब को उठाने लगी तो वो भी मुस्कुराकर हूर के साथ चल पड़े थे। कितनी खुश हो गई थी वो, इन्हें यहाँ देखकर दुनिया जैसे पता कर ली हो। अभी अहमद नाश्ते के दौरान भी बार बार हूर को देख रहा था, जबकि अहमद हूर को मुकम्मल इग्नोर कर रही थी। हूर अहमद को मुकम्मल इग्नोर कर रही थी। खुशगवार माहौल में नाश्ता किया गया, मगर मुजम्मल साहब और सबा बेगम हूर से मिलकर फ़िज़ा और अपने घर पर खाने पर इन्वाइट करने के लिए वापस चले गए थे। तो हूर भी फ़िज़ा के पास जाकर बैठेगी, यानी फिर अहमद को नज़रअंदाज कर रही थी, जबकि अहमद भी तैयार होकर ऑफिस चला गया था, ये सोचकर कि हूर से वो रात में निपटेगा। अहमद के ऑफिस जाते ही हूर उठी और अपने कमरे में आराम करने की गर्ज से चली गई, क्योंकि फ़िज़ा भी लोगों के एक लिस्ट बनाकर इन्हें अहमद और हूर के वलीमे के लिए कॉल करके इन्वाइट कर रही थी, यानी हूर का अब वहाँ कोई काम नहीं था। हूर जैसे ही बेड पर लेटी तो इसकी नज़र अहमद के फेवरेट पिलो पर पड़ी। हूर ने बेख्तियारी में पिलो उठाया और इसे गौर से देखने लगी। आखिर ऐसी भी क्या बात है इसमें? ओह, तो मिस्टर डॉन ब्लू आइज़ के दीवाने हैं, इस वजह से चिपकू मेरे भी पीछे पड़ गए हैं। मैं ये क्या बोल रही हूँ? मैं इसको चिपकू आप कह रही हूँ? नहीं, वो इस काबिल नहीं है कि, लेकिन अब तो वो मेरे शौहर है, इज़्ज़त नहीं दूँगी तो अल्लाह नाराज़ होंगे। अगर इसे इज़्ज़त दे दी तो पता नहीं क्या समझ बैठेगा। पहले तो इतना सर चढ़ावा हुआ है। उफ़, क्या करूँ मैं अब? हूर बेड पर गिर कर सोचने लगी। हाँ, बाकी सबके सामने आप कह लूँगी मुझे बदतमीज़ ना समझे, मगर अकेले में चिपकू तो कह ही सकती हूँ। हाँ, ये ठीक है। हूर ने खुद को दाद दी। प्यारा तो है वैसे ये पिलो, मगर अब से ये मेरा है। बड़ा आया, इसके बगैर मुझे नींद नहीं आती। हूर ने अहमद की नकल उतारते हुए कहा, आप सोना इसके बगैर, पिलो तो अब मेरे पास ही रहेगा। हूर ने पिलो को अच्छे से अपने सीने से लगाया और सोने की कोशिश करने लगी। अहमद ने कुछ देर ऑफिस का काम किया, मगर ध्यान सारा हूर की तरफ जा रहा था। अहमद ने खिड़की पर टाइम देखा तो शाम के 4 बज रहे थे। बस बड़ा कर लिया काम, अब तुमसे मुलाकात का वक्त हो गया। मैंने जल्द से अपना लैपटॉप उठाया और ऑफिस से बाहर निकल गया। गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की तरफ मोड़ लिया। अभी वो अपने कमरे में दाखिल होता कि इसे खुद हूर बेड पर पड़े आराम से इस पिलो को हक किए सोई हुई दिखाई दी। वाह मैडम, बड़ी नींदें आ रही हैं आपको, अहमद बोलते हुए आस्ता से चलकर हूर के पास आया और उसके चेहरे पर आए हुए बालों को हटाने लगा।
जबकि हूर जो अभी सोए हुए मुश्किल से 1 घंटा ही हुआ था, अचानक अपने चेहरे पर किसी का लम्हा महसूस करके हड़बड़ा कर उठी तो अपने सामने अहमद को देखकर इसका मूड ख़राब हो गया था। ऊपर से अहमद का हंसना जलने पर पेट्रोल का काम कर गया था। क्या मसला है तुम्हारे साथ? सुकून से सोने भी नहीं देते? हूर उठकर बैठ गई और अहमद को घूरते हुए बोली थी, वाह यार, इधर मेरी नींदें हराम करके खुद सुकून से सो रही हो, ये तो इंसाफ नहीं हुआ ना। हम बेचारगी से बोला जैसे दुनिया के सारे जुल्म सितम सिर्फ इसी पर हो रहे हों। ओ हेलो, मैंने क्या कहा है? मैंने सिर्फ ये तुम्हारी आंखों में अल्फी डाली है जो तुम सो नहीं सकते। सो जाओ मगर कहीं और जाकर, ताकि मैं अभी सुकून से सो सकूं। हूर दोबारा से लेटते हुए बोली, जबकि अहमद ने खींच के इसे दोबारा बैठा दिया था। क्या मतलब कि मैं कहीं और जाकर सोऊं? ये मेरा भी रूम है और मैं तो इधर ही सोऊंगा, अपने बेड पर अपने पिलो को हगी देकर। और मेरा पिलो वापस करो। जब देखो मेरे पिलो के साथ चिपकी होती हो, या फिर तुम ये जानबूझकर करती हो ताकि मुझे वैसे नींद आएगी नहीं, तो मैं तुम्हें हक करके सोऊंगा, है ना? ऐसा ही है ना? इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे कि तुम्हें इन बेजान पिलों से भी जलन महसूस हो रही है। हाँ, है सदके। अमन मुसलसल मुस्कुराते हुए कह रहा था कि हूर को लग रहा था कि वो इसका मजाक बना रहा है। बड़ो तुम अपने पिलो के साथ। हूर गुस्से में बेड से उठती कमरे से बाहर निकल गई, जबकि अहमद का जोरदार कहका अभी तक बाहर सुनाई दे रहा था। समझता क्या है खुद को साइको? मैं मर जा रही हूँ ना इस पर, जो इसकी अटेंशन लेकर इस चीप से हरकत करूँगी। और मुसलसल बोलते हुए किचन में अपने लिए चाय बना रही थी, क्योंकि अब तो नींद पूरी ना होने से और दूसरा अहमद की बातों से सर में दर्द हो चुका था। अच्छा बच्चू, अब देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। इस वजह को ही ख़त्म कर दूँगी जिसके लिए तुम मुझे बकवास कर रहे हो। फिर रोते रहना अपने पिल्लू की वफ़ात पर। हूर ने सोचते हुए किचन से तेज़ छुरी उठाई और चाय का कप लेकर कमरे में चली गई। हूर कमरे में आई तो अहमद बाथरूम में था, यानी हूर अपना काम आराम से कर सकती थी। हूर अपना काम आराम से कर सकती थी। अब आएगा मज़ा। हूर शैतानी मुस्कुराहट के साथ बेड के पास गई और चाय का कप पकड़ा, छुरी साइड पर टेबल पर रखकर खुद बेड पर बैठ गई। हाय पिल्लू। हूर ने खुद ही पिल्लू को निकनेम पिल्लू दिया था, मगर कुछ टाइम के लिए, क्योंकि पिल्लू का अब आखिरी टाइम आ गया था। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती पिल्लू, क्योंकि मुझे तुम सच में बहुत पसंद हो, मगर वो चिप्पू सारी गलती इसकी है, क्योंकि तुम इसे बहुत अजीज़ हो। मुझे इससे नफरत है, तो इसी तकलीफ़ पहुँचाने के लिए तुम्हें कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। क्या करूँ, मजबूर है। सो आई एम सॉरी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मगर तुम्हारी ये कुर्बानी ज़ाया नहीं जाएगी। इससे साइको को तकलीफ़ होगी, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी कुर्बानी को याद रखूँगी। लव यू माय पिल्लू। हूर ने पिल्लू को उठाकर लास्ट टाइम हक किया और फिर छुरी से जल्दी वार करके इसका कत्ल कर दिया था, यहाँ तक कि इसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उफ पिल्लू, सच में दिली तकलीफ़ हो रही है तुम इस हाल में देखकर। तो जब भी मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है तो वो चिपकू तो हार्ट अटैक से ही मर जाएगा। हाँ, इसकी शक्ल देखने वाली होगी, इतना रोएगा वो तुम्हारी वफ़ात पर, मगर मैं नहीं देख सकूँगी इसकी हालत। क्या करूँ, मरना तो थोड़ी है इसके हाथों से, क्योंकि ये तो इसे पता चल जाएगा कि तुम्हें मैंने कत्ल किया है, तो मुझसे बदला ज़रूर लेगा। इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा इस साइको के आने से पहले। हूर की उठने लगी थी, अचानक नज़र साइड टेबल पर रखे चाय पर पड़ी। अरे मेरी चाय। जल्दी से हूर ने चाय उठाई, जो कि पिल्लू का कत्ल करते हुए ठंडी हो गई थी। उफ, ये भी ठंडी हो गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से चिपकू। हूर ने जलकर कहा और पिल्लू की लाश को बेड पर ही फेंक कर खुद अहमद के बाथरूम से निकलने से पहले छुरी और चाय लेकर कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं जी रहा हूँ, वजह तुम हो पिल्लू। अहमद जो बाथरूम से गुनगुनाते हुए बाहर निकल रहा था, अपने बाल टॉवल से रगड़ कर अचानक नज़र बेड पर पड़ी पिल्लू की लाश पर पड़ी, जिससे वो टॉवल वहीं फेंक कर बेड की तरफ भागा और बेड पर फैले पिल्लू के टुकड़े टुकड़े देखने लगा। पिल्लू, ये क्या हो गया तुम्हें? किसने किया तुम्हारा ये हाल? कौन है तुम्हारा कातिल? हूर है ना वो, जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया? उफ हूर, तुम ये समझ रही हो कि मैं ये सब कुछ रहूँगा पिल्लू की मौत पर? कितनी मासूम हो तुम। ये सोच रही हो कि हमने हंस हंस कर हूर का सवर किया। हाँ, ये सच है कि मुझे पिल्लू बहुत अजीज़ था, वो भी सिर्फ तब तक जब तक तुम मेरे पास नहीं थी, मगर अब तुम मेरे पास आ चुके हो, तो मुझे वैसे भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये मैं तुम्हारी तरफ से मोहब्बत की इब्तिदा ही समझूंगा। तुमने जेलस की मारे पिल्लू को कत्ल कर दिया और जाहिर ये कर रही हो कि तुमने मुझे तकलीफ़ पहुंचाने के लिए सब कुछ किया। तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर ही देता हूँ, थोड़ा सा ड्रामा करके, और वैसे भी तुमसे पिल्लू की मौत का बदला भी तो लेना है। सो माय लव, रेडी हो जाओ अब मेरे वार के लिए। लेकिन पहले थोड़ा ड्रामा करना पड़ेगा, जो कि तुम्हें दिखाना है कि अहमद ने मुस्कुराकर कहा और रोने वाला चाय बनाकर कमरे से बाहर निकल गया। अब इसे हूर के सामने ये जाहिर करना था कि इसकी तो मानो पिल्लू की मौत से ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई हो। आप ही हाय आप ही, मैं तो टूट गया, बर्बाद हो गया। अहमद हाल में मौजूद फ़िज़ा के पास आकर कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा था, जबकि हूर जो दोबारा से अपने फ़िज़ा के लिए चाय बनाकर ला रही थी, अचानक अहमद का ओवर एक्टिंग देखकर खुद को दाद देने लगी। क्या हो गया अहमद, तुम इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो? फ़िज़ा ने अहमद को देखकर कहा, जो यूँ अचानक से क्या हो गया था। जबकि अहमद ने फ़िज़ा को देखकर इशारा किया वो ड्रामा कर रहा है और फ़िज़ा इसका साथ दे, तो फ़िज़ा इसका इशारा समझकर मुस्कुराई। हाँ, मैं सलाह आया। हाँ, अब मेरा पिल्लू किसी ने इसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। मैं क्या करूँ? अब मैं अपने पिल्लू के बगैर कैसे जीऊँगा? अहमद बढ़ाई हुई आवाज़ में बोला, तो हूर मुस्कुराकर ऐसे चलती हुई आकर सोफे पर बैठ गई। कुछ नहीं होता अहमद, तुम नए पिल्लू ले लेना। फ़िज़ा ने अहमद को समझाना चाहा,
तो अहमद जल्दी से बोला, नहीं आप, मैं अपने पिल्लू की मौत को ऐसे डायगा नहीं जान दूंगा, मैं इसके कातिल को फांसी से सजा दिलवाऊंगा, आप देखिएगा मैं इसका क्या हशर करता हूँ। अहमद ने फैसला को लहजे में कहा तो एक पल के लिए हूर भी डर गई थी। छोड़ोगा नहीं मैं इसे, अहमद हूर को घूर कर बोला और अपने कमरे में चला गया। कि अल्लाह खैर, प्लीज़ इस टोटल मेंटल आदमी से मेरी हिफाजत करिएगा। हूर छोटी छोटी चाय की सिप लेकर सोचने लगी कि अब अहमद पिल्लू की मौत का इंतकाम कैसे लेगा। रात को सब खाने के टेबल पर मौजूद डिनर कर रहे थे, मगर अहमद तब भी चुप था और बार बार खूंखार नज़रों से हूर को देख रहा था। हूर तो पहले ही डर गई थी अहमद की फांसी दिलवाने वाली धमकी से, मगर अब इससे लग रहा था कि फांसी तो क्या होगी, अहमद इसे पहले ही अपने हाथों से कत्ल कर देगा। हे अल्लाह, मैंने क्या किया, ऐसे खुद अपनी मौत को आवाज़ दे दी। हाफ साइको तो ये पहले से ही था, मगर पीलू के सदमे में खुद मुकम्मल साइको हो गया। मैं क्या करूँगी, तो मुझे पीलू से भी बुरी मौत देगा, यानी पीलू से छोटे छोटे टुकड़े। नहीं नहीं, हूर खाना खाने के दौरान मुसलसल अहमद के खूंखार नज़रों से डर कर सोचने लगी, इसका क्या आखिर करेगा। फिर अनजाने में सोचते हुए ऊंची आवाज़ में नहीं नहीं कहकर चलाई, क्या हुआ हूर। हूर के इस तरह चीखने से फिजा अचानक पहुंची, जबकि अहमद हूर के डरे हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगा, मगर अपनी जल्दी मुस्कुराहट अपनी समेटी। पानी का गिलास अपने मुंह से लगाया। नहीं नहीं कि कुछ नहीं आपी, वो अभी हूर कोई बहाना बना ही रही थी कि फिजा दोबारा बोली, अच्छा छोड़ो, मुझे तुमसे को एक खुशखबरी सुनानी है। परसों मैंने और फ़िरोज़ ने मिलकर तुम दोनों का वलीमा रखा है। बस अब मैंने सबको इनवाइट कर चुकी है, इसके अलावा तुम दोनों ने अगर किसी और को भी इनवाइट करना हो ना तो कर लेना, क्योंकि वलीमे में सिर्फ एक दिन बचा है। फ़िज़ा जोश से अहमद को देखकर बोली, जबकि अहमद ने मुस्कुराकर फ़िज़ा को थैंक्स कहा। उन्होंने बस एक नज़र फ़िज़ा पर डाली, फिर सर झुकाकर बैठ गई। अब मैंने सोने जाना है, क्योंकि सुबह बहुत से काम है, तो मुझे तो अब तुमसे भी जाकर सो जाओ, क्योंकि खाना तो सब खा चुके हैं। इसलिए फ़िज़ा के बर्तन समेटने लगी। तभी हूर भी उठकर फ़िज़ा की मदद करने लगी थी और बर्तन उठाकर चमन की तरफ चल पड़ी थी। तभी फ़िरोज़ उठकर अपने कमरे में चला गया। टेबल से उठा तो अहमद भी, मगर कमरे में जाने से पहले किचन में फ़िज़ा और हूर पास आया और आहिस्ता से अपने एक तेज़ी और बड़ी सी छुरी उठाकर वापस कमरे में चला गया, क्योंकि फ़िज़ा और हूर दोनों की कमरे थी अहमद की तरफ, इसलिए वो अहमद को देखना सकी। चलो हूर, तुम भी जाकर सो जाओ, फ़िज़ा अपने कमरे में जाने से पहले हूर से बोली, फिर अपने कमरे में चली गई। जबकि हूर अहमद से डर कर कमरे में नहीं जा रही थी, इसलिए वॉक करने का बहाना लॉन में चली गई थी। अब तक तो साई को सो गया होगा, यानी मैं रूम में जा सकती हूँ। काफ़ी देर तक वहाँ वॉक करके जब हूर की टांगों में दर्द होने लगा तो अहमद के सो जाने का सोचकर आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में चल गई थी। जैसे ही हूर ने दरवाज़ा खोला तो अहमद कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी, हल्की सी रोशनी फैली हुई थी। लगता है साइको सो गया है। हूर ने अंदर झांक कर अहमद को देखा तो वो बेड पर ऐसे लेटा हुआ नजर आया। हूर छोटे छोटे कदम उठाकर बेड के पास आई तो इसे अहमद कमल को मुंह तक लिए हुए नजर आया था। कहीं कहा भी था और जाकर सोना, कहीं और नहीं, इधर ही आ जाता है सोने के लिए, जैसे और कोई जगह ही नहीं मिलती इसे। अब इसकी वजह से मुझे सोफे पर जाकर सोना पड़ेगा। अरे कमल तो एक ही है, अब क्या कर लूँ, साइको से कमल छीन लूँ। नहीं नहीं नहीं, उठ जाएगा तो मार ही डालेगा मुझे। साइको सो कैसे रहा है सुकून से, मगर मुझे कमल के बगैर नींद ही नहीं आनी। हूर ने गुस्से से कहकर कमल से सराहना उठाया और फिर सोफे की तरफ मुड़ी ही थी कि अचानक अहमद ने कमल से निकल कर हूर का हाथ खींच कर इसे बेड पर गिराया, फिर खुद इस पर झुक कर इसके गले पर छुरी रख दी थी। जबकि हूर इस अचानक हमले पर चीख पड़ी, मगर अपने गले पर छुरी रखकर देख फ़ौरन चुप हो गई। तो तुम क्या समझ रही थी कि मैं इतनी जल्दी अपने पिल्लू के कातिल को माफ़ कर दूंगा? हाँ, जान बसती थी मेरी पिल्लू में, इसलिए इसकी जान लेने वाले को मैंने खुद अपने हाथों से जान से मार दूंगा। जिस तरह तुमने मेरे पिल्लू के टुकड़े टुकड़े किए थे ना, वैसे मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करूँगा और मुझे और मेरे पिल्लू को सुकून मिलेगा। अहमद हूर की खौफजदा आंखों को अपने सुर्ख आंखों से घूरते हुए बोला, जबकि खौफ से हूर के आंसू बहने शुरू हो चुके थे। सॉरी प्लीज़ अहमद, मुझे मत मारो, तुम तो मोहब्बत करते हो मुझसे। हूर खौफ से मुकम्मल तौर पर कांप रही थी और फिर इस तरह कांपते हुए बोली। आमने गहरी नज़रों से हूर के कांपते हुए वजूद को देखा और फिर छुरी उठाकर इसके होंठों पर रखी। ठीक है, नहीं मारता तुम्हें, वैसे ही मेरे पिल्लों से बेवफाई होगी, मगर फिर भी तुम पर तरस खा लेता हूँ, मगर तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। जो मैं कहूँगा वही करना होगा। मतलब छुरी को हूर की गर्दन पर फेरते बोला, ओके मैं मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त। हूर ने खौफ से आंखें बंद कर ली और फिर रोते हुए बोली, तुम नहीं, आइंदा से तुम मुझे आप कहकर बुलाओगी, और अगर तुमने दोबारा मुझे तुम कहकर मुखातिब किया तो मुझसे बुरा सच में कोई नहीं होगा। हूर, मेरे गुस्से को तुम्हारे आंसू भी नहीं रोक सकते, इसलिए दोबारा इस बात का ख्याल रखना और अब सो जाओ, बस यही शर्त है मेरी। अहमद ने हूर के बालों को इसकी पेशानी से पीछे की और फिर किस करके छुरी साइड टेबल पर रखी और लेट किया, जबकि हूर जो पता नहीं क्या क्या सोचे बैठी थी अहमद को और कोई डिमांड करेगा बेयकीनी से उसकी तरफ बेड पर लेटी रही। सीधी होकर सरहाने पर लेटो हूर और सो जाओ, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, और रिलैक्स, इतना तो भरोसा कर ही सकती हो मुझ पर। अहमद ने हूर को जताना ज़रूरी समझा कि अहमद के ख़िलाफ़ सोचना छोड़ दे। हूर ने अहमद की बात सुनी तो शर्मिंदा से सरहाना सीधा रखकर खुद भी सिमट कर लेट गई। अहमद ने हूर को लेटते हुए देखा तो उठकर ड्रेसिंग रूम में गया और एक अलग सिंगल कंबल के लेकर हूर के ऊपर दे दिया और फिर खुद वापस अपनी जगह पर लेट कर कंबल चेहरे तक ओढ़ कर सो गया। जबकि
भी खुद देर तक अहमद के बारे में सोचने के बाद खुद भी नींद की वादी में चली गई थी। ऐसे कैसे परसों अहमद और हूर का वलीमा हो सकता है, यानी हूर हमेशा के लिए अहमद की हो जाएगी। फ़िरोज़ तब से ही अंदर जल रहा था जब से इसे हूर और अहमद का वलीमा का पता चला था। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा जिससे हूर और ये दौलत दोनों मेरी हो जाए, मगर क्या करूँ, अभी इतने कम टाइम में कुछ तो करना होगा, क्योंकि हूर तुम्हें अहमद का तो मैं होने नहीं दूंगा, हासिल करके ही रहूँगा तुम्हें, चाहे एक दफ़ा ही सही। फ़िरोज़ ने हूर का तस्वर करते हुए ख़बासत से सोचा, फिर अपने अमल के बारे में प्लानिंग करने लगा। हूर उठो, फजर की नमाज़ पढ़ लो, मैं मस्जिद में जा रहा हूँ। हूर की सुबह आँख अहमद के उठाने से खुली तो इसने आंखों को अच्छे से खोल कर देखा तो अहमद सर पर नमाज वाली टोपी लिए हुए खुद पर झुका नजर आया। जल्दी उठो वरना नमाज कज़ा हो जाएगी। अहमद ने हूर के हाथ को पकड़ा उठाया तो हूर आंखें मसलते हुए उठ बैठी। जी आप जाएं, मैं अट गई हूँ। हूर ने आंखों अहमद को देखकर कहा, वाह हूर, काफ़ी फर्माबरदार साबित हो रही हो तुम। अहमद मुस्कुराकर हूर से बोला और फिर कमरे से बाहर निकल गया। मैंने क्या फर्माबरदारी कर दी? हूर ने दिमाग पर जोर दिया और फिर खुद भी हैरान रह गई। इस तरह खुद इसके मुंह से अहमद के लिए आप निकला, तो क्या मैं वाकई में अहमद की इज्जत करने लगी हूँ? हूर कुछ देर तक तो अहमद के बारे में सोच रही, फिर नमाज कज़ा होने के डर से जल्दी से उठकर बाथरूम में वज़ू के लिए चली गई थी। इस बात से अनजान ये तो दिल को दिल की राह होती है। जब अहमद से मोहब्बत करता है तो हूर को तो इससे मोहब्बत लाजमी होनी थी, और ये हूर की मोहब्बत की इब्तिदा थी। हूर छोड़ो ये सब, शाइस्ता मुलाज़मा कर लेगी, तुम बस अभी जाकर तैयार हो जाओ, क्योंकि हम थोड़ी देर में शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो, खुद अपना वलीमा का ड्रेस पसंद कर लो। सुबह नाश्ता करने के बाद जब हूर बर्तन वगैरह समेट रही थी तो फ़िज़ा ने इसे देखकर कहा, जी आप ही, मैं अभी जाकर तैयार होती हूँ। हूर ने एक नज़र पास खड़े अहमद पर डाली, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अभी हूर कमरे में दाखिल हुई थी कि इसकी तवज्जो अपने मोबाइल पर किसी की कॉल आने पर गई थी। हूर जल्दी से बेड के पास गई, मोबाइल उठाकर देखा तो सिला की कॉल आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सिला? टाइम मिल गया था फ़ोन करने का या फ़ोन उठाने का? मोबाइल चेक करो, ये कोई 15वीं कॉल थी जो तुमने पिक की है। हूर जल्दी से कॉल पिक करके बोली तो सिला की गुजरी आवाज़ सुनाई दी, बदतमीज़ लड़की, सलाम का जवाब तो दे दो, बाद में लड़ाई कर लेना। हूर ने जताना जरूरी समझा कि सिला ने सलाम का जवाब नहीं दिया। वालेकुम सलाम, और तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कैसी हूँ? तुम भूल ही गई हो ना, मुझे इतना भी नहीं पता है कि तुम्हारा कल वलीमा है। वो तो अहमद भाई ने अली और मुझे वलीमे पर इन्वाइट किया तो मुझे ये सब पता चला तुम्हारी दोस्ती का। अहमद भाई क्या मिले, तुम तो अपनी जान से अजीज़ दोस्त को ही भूल गई। सिला ने शिकवा किया, क्या कहा तुमने? अपनी जान से अजीज़ दोस्त, मगर कौन? क्योंकि तुम तो नहीं हो। हूर की सिला की नाराज़गी पर हल्का सा मुस्कुराई, फिर सिला को चढ़ाने के लिए बोली, क्या कहा तुमने कि तुम मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड नहीं समझती? हाँ, असल में बात समझ में आई मुझे, इसलिए तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया ना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक टाइम पास थी जब तक कोई और नहीं मिला तब तक मेरे साथ दोस्ती रखी, और जब अहमद भाई मिल गए तो मुझे छोड़ दिया। कट्टी हूर, हमेशा के लिए कट्टी, दोबारा मुझसे कभी बात मत करना। सिला बढ़ाई हुई आवाज़ में बोली तो हूर भी उठकर अपने लिए ड्रेसिंग रूम से कपड़े बाहर निकाल रही थी। सिला की बढ़ाई हुई आवाज़ सुनकर से मज़ीद तंग करने का इरादा तर करके फ़ौरन बोली, सिला तुम रो क्यों रही हो? मेरी जान, मैं तुम मज़ाक कर रही थी, वरना तुम जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि तुम मेरी ज़िंदगी में जो जगह तुम्हारी है वो किसी और की नहीं है। हूर ने सिला को समझाना चाहा मगर वो फिर से नाराज़गी से बोली, मस के मत लगाओ मुझे, मैं जानती हूँ कि मेरी जगह अहमद भाई ले चुके हैं, इसलिए तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया। सिला की सुई अभी तक इसी पर अटकी हुई थी। सिला, ऐसा कुछ नहीं है, और तुम अपना मुआवजना किससे कर रही हो? उस चिपकू से। प्लीज़ दोबारा कभी ये मत कहना, वो चिपकू मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। और रह गई बात वलीमे पर इनवाइट ना करने की, तो मुझे खुद कल शाम को पता चला था कि हमारा वलीमा हो रहा है। मुझे तो खुद बहुत शौक थी, इसलिए तुम्हें बताना भूल गई थी, और ना ही ये इतनी खुशी की बात है कि मैं फ़ोन करके सारी दुनिया को इनवाइट करती फिरूँ। हूर जलकर बोली, जबकि सिला हूर की इस बात से इनकार करती हुई दोबारा बोली, मुझे मनाने के लिए झूठ मत बोलो हूर कि तुम खुश नहीं हो। सब पता है मुझे, तुम अहमद भाई की गुर्बत में इतनी खुश रहती हो कि तुम्हें कुछ और याद ही नहीं रहता। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। बकवास बंद करो सिला, तुम्हें एक बात समझ नहीं आती, नफ़रत है मुझे इस साइको से। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत मैं इसी से करती हूँ, इसकी मौजूदगी ज़हर लगती है मुझे। तो इसकी गुर्बत में रहना तो दूर की बात है। मैं मानती हूँ कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शायद तो मुझसे ज़बरदस्ती डरा धमका कर चुका है, मगर मैं दिल में अपनी जगह मोहब्बत कभी पैदा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। इसलिए अब दोबारा कभी तुमने ये बात की नहीं करनी, और अगर तुमने की ये बात दोबारा कि तुम्हारा मुझसे कोई तलक नहीं। फिर सिर्फ मुसलसल हूर से एक ही बात की जा रही थी, जिस पर वैसे ही हूर को बहुत चिढ़ थी, इसलिए गुस्से में मुझे मुँह में आया, बगैर सोचे समझे बोली गई। इस बात से अनजान के हमें जो शितंग करने के लिए कमरे पे आया था, हूर की सभी बातें सुन चुका था। अभी मुझे बहुत काम है, तुमसे दोबारा थोड़ी देर बाद में कॉल करती हूँ, अल्लाह हाफिज़। हूर ने कहकर कॉल बंद की और फिर अपने लिए डार्क ब्लू कलर की खूबसूरत सा फ्रॉक लिए बाथरूम में चली गई, जबकि अहमद हूर के ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलने से पहले खुद कमरे से बाहर निकल गया था। गाड़ी स्टार्ट की और लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया था। इस वक्त इसके ज़हन और दिल दोनों में जंग लगी हुई थी कि जिस वजह से वो खुद को पुरसकून करने के लिए अकेला रहना चाहता था, क्योंकि हूर
क्यों हूर, मेरी मोहब्बत तुम्हें नज़र नहीं आती? क्यों तुमने एक ही बात को लेकर बैठ के, मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत है तुमसे शादी करने का, मगर मेरी मोहब्बत तो वो तो सच्ची है ना। मैं वही पागल था जो समझ रहा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो रही है, मगर तुम तो सिर्फ मुझसे डर कर मेरी बातें मानती हो। क्या कसूर है मेरा? हूर ये कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर ये क्या मेरे बस में नहीं था। अहमद को हूर की बातों से बहुत तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए तकलीफ़ की वजह से राना अहमद आज इतने सालों बाद रोया था। इसे याद था कि वो आखिरी बार अपने माँ बाप की मौत पर रोया था, मगर इसके बाद कभी इसने किसी की बात को इतना सीरियस लिया ही नहीं था इस भरोसे के। मगर आज वो इस दिल की हाथों मजबूर अपनी नाकामी पर रो रहा था। हूर तैयार हो गई तुम? हूर अपने बालों में कंघी कर रही थी जब फिज़ा इसके कमरे में आई दाखिल हुई। बोली, जी अभी मैं तैयार हूँ। हूर फिज़ा को देखकर हल्का सा मुस्कुराई थी। ठीक है फिर आज बाहर आ जाओ, मैं अहमद को देखती हूँ कहाँ पर है। फिज़ा हूर को देखकर कहा और कमरे से बाहर निकल गई, जबकि हूर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करके एक लंबी सांस ली और बाल बांधने लगी थी। फिर अच्छे से ब्लैक कलर की चादर ली और कमरे से बाहर निकल गई। हूर ने जब सिला से अहमद के खिलाफ बातें की थी तब से वो अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। अब इसे ऐसा कैसे हो सकता है? अहमद हूर को इतना याद करके रो रहा और हूर को सुकून से बैठी हुई रहे, बेचैनी तो होगी ना। और वैसे भी हूर भी अहमद के बारे में कुछ अलग फीलिंग्स महसूस करने लगी थी, मगर खुद पर ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, इसलिए अहमद से मोहब्बत कर रही है। क्योंकि अहमद की मोहब्बत ही इतनी स्ट्रॉन्ग कि हूर के दिल में अपने लिए जगह बना रही थी। मगर ये बात हूर कौन समझाए? अहमद जैसा शख्स नसीब वालों को ही मिलता है। अब इस कदर मोहब्बत करे। अहमद कहाँ पर हो तुम? पूरे घर में अहमद को ढूंढने के लिए बाद फिज़ा अहमद को कॉल करके पूछा। वो आप ही उसामा को कोई ज़रूरी बात थी इसलिए मैं इसके पास आया हूँ। खैर आप वेट करें, मैं अभी 10 मिनट में आता हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। अहमद ने आज पहली बार फिज़ा से झूठ बोला था, क्योंकि वो हमेशा अगर कोई बात फिज़ा को नहीं बतानी होती थी तो इस बात को टाल टोल देता था, मगर कभी से झूठ नहीं बोला था। मगर आज इसने झूठ बोला था, वो भी हूर की वजह से। अहमद मेरे बच्चे क्या हुआ, तुम रो रहे हो? अहमद ने खुद को रिलैक्स करते हुए एक बात की थी, इसकी भराई हुई बात महसूस करते हुए फिज़ा वो तो अहमद की रग रग से वाकिफ़ थी। वो कैसे ना समझती कि अहमद रो रहा है। नहीं आपी, मैं क्यों रोऊंगा? मुझे ऐसी कौन तकलीफ़ है जिस पर मुझे रोना आए? और वैसे भी आपका भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है और यूँ छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह रोता नहीं है। वो तो बस इधर उधर धूल मिट्टी बहुत है, इसलिए चुभन छींकें आने लगी थी, जिस वजह से थोड़ा सा जुकाम हो गया है, इसलिए आवाज़ भराई हुई महसूस हो रही है। खैर आप टेंशन मत लें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी आपके पास आ रहा हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। अहमद ने फिज़ा की तसल्ली करवाने के लिए तफसील में बयान किया और फिर कॉल काट कर गाड़ी वापस अपने घर की तरफ मोड़ ली, जबकि फिज़ा अहमद की बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती थी। वो ठीक है और रोया नहीं है, मगर वो चाहती थी कि अहमद खुद से इसे बताए कि आखिर कौन सी बात है जिससे इसे इतना हर्ट किया है। चलिए आप ही आ जाए, मैं बाहर गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूँ। अहमद घर में दाखिल हुआ तो हूर फिज़ा को इसी बात का जवाब दे रही थी। आखिर हूर ने अहमद और को बगैर देखे फिज़ा से कहा और फिर वापस बाहर निकल गया। समझता क्या है खुद को, बंदा एक नज़र ही देख लेता है, मगर नहीं, इग्नोर करके ऐसे गया है जैसे मैं यहाँ पर मौजूद ही नहीं हूँ। दफ़ा मुझे क्या, मैं ये अपना खून जलाऊँ इस साइको के बारे में सोचकर। और अहमद का यूँ खुद को इग्नोर करना बहुत बुरा लगा था, इसलिए दिल में अहमद को बातें सुनाकर खुद भी फिज़ा के पीछे बाहर निकल गई थी और गाड़ी में जाकर बैठी सीट पर बैठ गई। अरे हूर तुम पीछे क्यों बैठी हो? आगे जाकर अहमद के साथ फ्रंट सीट पर बैठो, फिज़ा ने हूर को देख कर कहा, जबकि हूर के बोलने से पहले ही अहमद बोल पड़ा, आप आगे बैठे मेरे साथ। अहमद ने सख्त लहजे में फिज़ा से हूर को जला कर बोला था, मगर अहमद अगर मगर कुछ नहीं आपी, जल्दी चलें, टाइम ज़ाया हो गया, जो अभी काम करने हैं। फिज़ा ने बोलना चाहा, मगर अहमद ने जैसे बात ही ख़त्म कर दी थी। फिज़ा अहमद की बात मानते हुए फ्रंट सीट पर बैठी, मगर ये पुरसोच अंदाज में अहमद को देखने लगी। वो इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है? जबकि हूर चुपचाप बगैर कुछ बोले बैठी रही तो अहमद ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। फिज़ा ने दिल खोल कर शॉपिंग की, जबकि हूर ने फिज़ा के बार बार असरार पर भी कुछ भी चीज़ खरीदी नहीं थी, मगर वलीमे के कपड़े वो खरीद चुकी थी। और फिर 2 घंटे बाद वापसी के लिए फिज़ा ने अहमद को कॉल करके बुलाया। गाड़ी वापस घर की तरफ चल पड़ी। ओके आप, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। जब फिज़ा और हूर गाड़ी से शॉपिंग कर बैग्स बाहर निकाल रही थी तो अहमद ने फिज़ा से बात कहा, ठीक है अहमद, मगर जल्दी आ जाना मगरिब से पहले। फिज़ा मुस्कुराकर बोले तो हमने सर हिलाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। चलो हूर जाकर अपनी शॉपिंग चेक करते हैं, सब ठीक तो है, ख़रीदा है ना हमने? क्योंकि तुम शॉपिंग कर ही नहीं रही थी, इसलिए मैंने अपनी पसंद से कुछ शॉपिंग की है तुम्हारे लिए। खुद फिज़ा कुछ शॉपिंग बैग्स पकड़ाते हुए हूर को बोली, जबकि हूर बगैर कुछ कहे शॉपिंग बैग्स अपने कमरे में लेकर चली गई थी। पक्का इन दोनों में लड़ाई हुई है, मगर इंशाल्लाह कल तक दोनों ठीक हो जाएंगे। शाइस्ता मेरे लिए चाय लेकर आओ प्लीज़। फिज़ा बोलकर शाइस्ता को चाय का कहते हुए सोफे पर ढह गई थी। ये साइको को अचानक क्या हो गया है, कहीं मुकम्मल पागल तो नहीं हो गया? हूर मुँह बेड पर गिर कर अहमद के रवैये के बारे में सोचने लगी थी। अहमद के इस तरह से इग्नोर करना और नाराज़ होना हूर को शदीद बुरा लग रहा था। अब तो अहमद पर गुस्सा भी आ रहा था। सुबह तक तो ठीक था, जब नमाज के लिए उठाया था और फिर नाश्ते के लिए दौरान भी बार-बार देखकर स्माइल कर रहा था, तो फिर हूर खुद दिमाग पर जोर देते हुए अहमद के बारे में सोच रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे वो हूर से नाराज़ हो गया था? 1 मिनट के इसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली थी जो मैंने सिला से कर रही थी? हूर अचानक उठकर बेड पर बैठ गई थी। हाँ पक्का अहमद ने मेरी बातें सुनी है, तो इसलिए वो नाराज़ है मुझसे। मैं भी पागल हूँ, क्या ज़रूरत थी इतनी बड़ी-बड़ी बातें करने की? पक्का अहमद का दिल दुखा होगा मेरी बातों से। मैंने आज तक कभी किसी का
दिल नहीं दुखाया तो मैं कैसे ये कर सकती हूँ। या अल्लाह प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। या अल्लाह मैं या अल्लाह भी तो मुझे तब माफ़ करेगा ना जब अहमद मुझे माफ़ कर देगा। तो मैं क्या करूँ? अहमद से माफ़ी माँगूँ, मगर क्या मुझे माफ़ कर देगा? अगर ना किया तो नहीं, मैं इनसे बोलूँगी कि मेरा मकसद इनका दिल दुखाना नहीं था, फिर तो वो मुझे माफ़ कर देंगे ना। हाँ, मैं सही बोलूँगी और इससे माफ़ी माँगूँगी, पक्का वो मुझे माफ़ कर देंगे। आखिर अहमद मोहब्बत करते हैं मुझसे, इतना तो कर ही सकते हैं। एक मिनट, ये मैं क्या बोल जा रही हूँ? ज़रूरी तो नहीं कि मैं इसकी वजह से नाराज़ हूँ। क्या पता कोई और बात हो, तो मैं अहमद से रात को पूछूँगी कि मुझसे नाराज़ क्यों है और मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। अगर वो इस वजह से नाराज़ हुए तो मैं इससे माफ़ी माँगूँगी। आखिर में इनका दिल दुखाया है तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। और खुद से ये सवाल करके खुद ही जवाब दे रही थी, तो फिर आखिर में इस नतीजे पर पहुँची कि वो अहमद से माफ़ी ज़रूर माँगेगी। वो नहीं पुरसुकून होते हुए सोचा, फिर फ़िज़ा की अपने लिए की शॉपिंग देखने लगी थी। रात को पुरसुकून माहौल में डिनर किया गया, हल्की-फुल्की बातचीत भी हो रही थी। मगर अब भी अहमद हूर को इग्नोर कर रहा था, जिससे हूर अंदर ही अंदर जल रही थी। अहमद कमरे में जाने का वेट कर रही थी। अच्छा, फिर आप दोनों जाकर सो जाओ सुबह, क्योंकि तुम दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन है, जिसके लिए सोकर फ्रेश नज़र आना बहुत ज़रूरी है। सबने जब खाने के बाद चाय मुकम्मल की तो फ़िज़ा अहमद और हूर को मुखातिब करते हुए बोली, जी आप ही। हूर को तो तब कब से इस बात का इंतज़ार था कि इसलिए जल्दी से जी आप ही कहकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि अहमद कुछ देर तक फ़िज़ा के पास बैठा रहा। कहाँ रह गए हैं अहमद? अब तो मुझे भी नींद आ रही है। हूर ने घड़ी में टाइम देखा तो जो रात के 10 बजा रही थी। दफ़ा हो, नहीं आना तो मत आए, मैं सोऊं। हूर ने गुस्से से कहा और सोने के लिए लेट गई। अभी से लेटे हुए मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे कि अहमद कमरे में दाखिल हुआ और अपना सर सहारा उठाकर सोफ़े की तरफ चल पड़ा था। हूर ने जब अहमद को सहारा उठाते हुए देखा तो गुस्से से उठी और अहमद का हाथ पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ किया। क्या मसला है आपके साथ? मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? और इस नाराज़गी की वजह मैं जान सकती हूँ? हूर गुस्से से दाँत पीसते हुए बोली, मगर जबकि अहमद की नज़र अभी भी हूर के हाथ पर थी, जिससे इसने अहमद को हाथ पकड़ा था। जवाब दे मुझे अहमद, क्यों नहीं देख रहे मेरी तरफ? देखें मुझे। हूर ने अब अहमद के हाथ से अपना हाथ निकाला और अहमद के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ देखा, तो अहमद ने नज़र उठाकर हूर की तरफ देखा और बेखुद में कितनी देर देखता रहा। अचानक अहमद के दिमाग में हूर की सुबह वाली सभी बातें फ़िल्म की तरह घूमने लगी, जिससे वो बेखुदी की कैफ से निकला और हूर का हाथ फ़ौरन अपने चेहरे से हटाया। तुम्हारे साथ क्या मसला है? हाँ, तुम्हें देखो तो तकलीफ़ है, तुम्हें अब जब नहीं देख रहा तो तब भी तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूँ, मिस हूर के जिन लोगों से नफ़रत की जाती है ना, इनकी बातों को बुरा नहीं मनाते, जबकि इनकी औकात दूसरों के सामने वादे करते हैं, जिससे कि तुमने अपनी दोस्त सिला के सामने मेरी औकात बताई थी। क्या कसूर था मेरा हूर? ये कि तुमसे बेलौस मोहब्बत की है, ये कोई इतना बड़ा तो जुर्म नहीं किया। वैसे भी इस पर इंसान का बस नहीं चलता। ये तो दिलों के फैसले होते हैं ना। मैं मानता हूँ कि और मैंने ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ शादी की है और तुम इस शादी से खुश नहीं हो, मगर मैं समझता हूँ कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह पैदा कर ही देगी। मगर ये मेरी गलतफ़हमी थी, इसलिए अब मैंने फ़ैसला कर लिया है, एक दफ़ा ये वलीमा हो जाए, फिर जो तुम कहोगी तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। इस रिश्ते से तुम्हारे लिए सिर्फ़ अज़ियत का बाइस है। अहमद ने चाहते हुए भी हूर से शिकवा कर गया था, जबकि हूर चुपचाप बस इसे देखे जा रही थी। फिर हिम्मत करके बोली, आई एम सॉरी अहमद। हाँ, डर कर सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ नहीं करूँगा मैं तुम्हें। वो तो बस मज़ाक करता था तुम्हारे साथ, इसलिए डर कर सॉरी मत बोलो मुझे और भूल जाओ इन सब बातों को। कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, सो रिलैक्स। अहमद ने हूर को देखकर कहा और सोफ़े पर जाकर बैठ गया। हूर दोबारा बोली, अहमद प्लीज़, मेरा मकसद आपका दिल। शट अप, आई से शट अप। मैंने कहा ना, कोई ज़रूरत नहीं है सब दिखावे की, इसलिए जाओ चुपचाप सो जाओ। मैं नहीं चाहता मुझे गुस्से में तुम्हें कुछ कहूँ, इसलिए जब तक तुम मेरे पास हो मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो और हो सके तो मुझसे बात भी ना करो। सो जस्ट लीव मी अलोन नाउ। अहमद ने चीख कर हूर से कहा और बाथरूम में चला गया, जबकि हूर बस अहमद के रवैये पर शौक से बैठी रह गई। अचानक हूर को अपने चेहरे पर नमी महसूस हुई। हूर ने अपने चेहरे को हाथ लगाया, देखा तो अरे ये क्या, मैं तो रो रही हूँ, मगर किस लिए? अहमद के रवैये पर या इनकी तकलीफ़ पर जो मैंने इन्हें दी? प्लीज़ अहमद, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दें। हूर ने तकलीफ़ से रोते हुए कहा। अहमद के बारे में सोचते सोचते वो सो गई थी, जबकि अहमद जो हूर के सोने का इंतज़ार कर रहा था बाथरूम से निकला, हूर के पास आया हो तो हूर के चेहरे पर आंसू देखकर चौंक गया था, मगर वही सोच कर कि हूर को डांटा है, शायद इसलिए रो रही थी। फिर अहमद ने अपना हाथ हूर के आंसू साफ करने के लिए बढ़ाया तो वापस खींचा और जाकर सोफे पर लेट गया। हूर के बारे में सोचने लगा, क्योंकि अब वो नींद में तो नहीं आनी थी। सुबह अहमद की आँख हूर के रोने की आवाज़ पर खुली। कुछ देर के लिए पहले वो सोया था, मगर अब उठ बैठा था। रोने की आवाज़ पर खुली भी कुछ देर पहले भी तो सोया था, मगर अब फिर उठकर हूर को कमरे में ढूंढने लगा था। जब अहमद ने अच्छी तरह आंखें खोलकर कमरे का जायजा लिया तो इसे हूर चाय नमाज़ पर बैठी रो रही नजर आई थी। अल्लाह जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप भी मुझे तब तक माफ़ नहीं करेंगे जब तक अहमद मुझे माफ़ नहीं करेगा। लेकिन वो मुझे माफ़ करके भी तो नहीं रहे कर भी तो नहीं रहे, वो तो बात भी नहीं कर रहे मुझसे। प्लीज़ अल्लाह जी, मुझे इस गिल्ट के साथ जी नहीं पाऊँगी। आप तो जानते हैं कि मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। प्लीज़ अल्लाह जी, जिसकी वजह से मैं कभी किसी को तकलीफ तक नहीं दी, मगर मुझसे ये गुनाह हो चुका है, मैंने गुस्से में बहुत कुछ कर दिया। या अल्लाह जी प्लीज़, अहमद का दिल टूट गया होगा, मैं क्या करूँ अल्लाह, मेरे अल्लाह। अहमद मुझसे बहुत नाराज़ हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे छोड़ देंगे, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती, पता नहीं क्यों। मगर जब अहमद ने ये बात की मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर देंगे तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी।
मैं कभी अहमद से अलग नहीं होना चाहती, वो तो बस नाराज़ थी, इसलिए तलाक प्लीज़ अल्लाह, अहमद मुझे तलाक ना दे, मैं नहीं जी पाऊँगी तलाक होने के बाद, अल्लाह प्लीज़ अल्लाह प्लीज़। जो हूर रोते रोते सजदे में गिर गई, जबकि अहमद जो हूर की सारी बात सुन चुका था खुलकर मुस्कुराया। तो मिस हूर, आपको मुझसे मोहब्बत हो ही गई, ठीक है हूर, माफ़ किया तुम्हें हर बात के लिए, और इस बात का इज़हार मैं आज शाम को तुम्हें सरप्राइज़ देकर करूँगा। सॉरी, लेकिन अभी कुछ देर तुमसे नाराज़ ही रहने का ड्रामा करना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़रूरी है ताकि तुम्हें अच्छी तरह अपनी मोहब्बत जो कि तुम्हें मुझसे हो चुकी है इसका ठीक तरह से एहसास हो सके, और तुम इसका इज़हार मुझसे करो, क्योंकि अभी भी तुमने ये नहीं माना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। सो आई एम सॉरी, अभी सब करना लाजमी है। अहमद हूर को देखकर अभी सोच ही रहा था कि अचानक हूर उठकर जाए नमाज उठाने लगी, तो अहमद ने जल्दी से हूर पर से अपनी नज़र हटाई और उठकर बाथरूम जाने लगा। अचानक हूर के बुलाने पर मुड़कर हूर को संजीदा से देखा। सुर्ख आंखें, सुर्खनाक उजरा हुआ हुलिया हूर को इस हालत में देखकर अहमद के दिल को तकलीफ हुई थी। अहमद प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, हूर भराई हुई आवाज़ में बोली, जैसे अभी फिर रोने लग गई हो। देखो हूर, मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता, इसलिए तुमसे रात को बात करूँगा, तुम ये सब सोचना छोड़ दो और बाहर नाश्ते के लिए चलो, फिर वलीमे की तैयारी भी करनी है। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, सो रिलैक्स रहो, शाम को तफसील से बात करेंगे। अहमद ने मुस्कुराकर कहा और फिर हूर की गाल पर थपकी देकर बाथरूम में चला गया, जबकि हूर भी अहमद के रवैये को देखकर कुछ हद तक रिलैक्स हो गई थी। नाश्ता करने की कुछ देर बाद हूर को पार्लर ले जाया गया था, क्योंकि शाम 7 बजे तक इनका वलीमा रखा गया था। ये फ़िदा का कहना था कि वह देर रात तक फंक्शन नहीं करना चाहती, इसलिए ये सब इस बात पर राज़ी हो गए थे। जल्दी वलीमा रखा गया था। अहमद भी सुबह से अपने कामों में मसरूफ़ था, क्योंकि फ़िरोज़ तो बहुत ज़रूरी काम का बोलकर घर से जा चुका था, इसलिए सभी काम अहमद को करने पड़ रहे थे, जिस वजह से दोबारा हूर और अहमद का आमना सामना नहीं हुआ। शाम के 4 बजे अहमद और फ़िदा हूर और सिला को पार्लर से वापस लेने के लिए गए थे, क्योंकि सिला हूर के साथ ही थी। जब लोगों घर में पहुँचे तो तकरीबन सभी मेहमान आ चुके थे। हूर और अहमद का स्टेज पर बैठ गए थे और फिर रस्मों का सिलसिला शुरू हुआ था। अहमद और फ़िदा के कदम वगैरह कह रहे थे। तकरीबन 9 बजे वो भी फ़िदा के बार बार कहने पर हूर को इसके कमरे में ले जाया गया था, जबकि अहमद अभी भी बाहर इन सब के पास मौजूद था। हूर कमरे में बेचैनी से अहमद के आने का वेट कर रही थी, हालांकि इतनी देर तक बैठने से इसके कमरे में शदीद दर्द शुरू हो गई थी। ऊपर से इतने हैवी कपड़े और इतनी ज्वेलरी वगैरह पहले तो हूर ने सोचा भी नहीं था। ये सब उतार कर नाइट ड्रेस पहने और रिलैक्स होकर सो जाए, मगर फिर अहमद का ख्याल आता है इसने अपनी सोच को जरगा और बेड से टेक लगाकर वेट करने लगी थी। जब अहमद और फ़िज़ा ने बहुत मुश्किल से मेहमानों को घर से रुखसत किया, तब तक रात के 11 बज रहे थे। अहमद बच्चे, तुम जाओ अपने कमरे में, हूर कब से तुम्हारा वेट कर रही होगी। फ़िज़ा ने अहमद को देखा जो अभी भी कुछ काम कर रहा था। ओ, मैं तो भूल ही गया था, मेरा वेट कर रही होगी, क्योंकि सुबह तो मैंने इसे कहा था कि रात को ही बात करेंगे। अहमद दिल में सोचा, फिर बोला सिर्फ इतना कि ओके आपकी गुड नाइट, अब आप भी आराम करें, सुबह से मसरूफ़ फिर रही हैं, बाकी काम से वो कर लेंगे। अहमद मुस्कुराकर बोला, अपने कमरे की तरफ चल पड़ा था, जबकि अभी वसीना ही चढ़ रहा था कि अचानक घर की लाइट चली गई। वो फिर अब ये क्या हो गया है लाइट को? अहमद झुंझुलाकर बोला, अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके लाइट चेक। हूर जो अहमद का वेट कर रही थी, अचानक दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर चौंकी और आने वाले से अहमद समझकर बात करने लगी, क्योंकि इस शख्स के साथ में टॉर्च थी और इसकी टॉर्च की रोशनी को वो हूर के चेहरे पर डाल रहा था, जिससे हूर अपनी आंखों पर हाथ रखे इसके आने वाले शख्स से बात कर रही थी। आपने चेक किया अहमद की लाइट अभी तक क्यों नहीं है? हूर अब भी आंखों पर हाथ रखे इस शख्स से बात कर रही थी, जबकि वो शख्स बेड के करीब आया और बगैर कुछ बोले हूर का दुपट्टा ज़ोर से खींचा और ज़मीन पर फेंक दिया, जिससे हूर के सर के कई बार उखड़ गए थे, क्योंकि दुपट्टे की पिन्स की मदद से सर पर सेट किया गया था। कौन हो तुम? अहमद कहाँ है? हूर खौफ से कांप कर बोली, जबकि वो शख्स अब हूर के करीब से करीब तर हो रहा था। छोड़ो मुझे, मेरे पास मत आना, अहमद बचाएं मुझे। अहमद वो शख्स हूर पर झुका ही था कि हूर ने चीख कर सीधा धक्का दिया और बगैर कुछ सोचे समझे बाहर भागने लगी, जबकि इस शख्स ने हूर को पकड़ना चाहा, जिससे हूर के बाजू पर से कपड़े फट गए थे, मगर वहाँ से भाग गई थी। अहमद कहाँ है आप? अभी हूर सीढ़ियाँ उतर ही रही थी कि अहमद मोमबत्ती पकड़े सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ नजर आया। हूर ने जैसे ही अहमद को देखा तो भागकर इसके सीने से लगा कि अहमद बचाएं मुझे, प्लीज़ प्लीज़, वरना वो मेरे। हूर से इतना ही बोली और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, जबकि अहमद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हूर को अचानक हुआ क्या है। हूर रिलैक्स, क्या हुआ है तुम्हें? चलो हूर कमरे में चलो, वहाँ चलकर बात करते हैं। अहमद ने एक हाथ हूर के कमर पर डाला और इसे लेकर कमरे की तरफ चल पड़ा था। नहीं अहमद प्लीज़, मुझे कमरे में नहीं जाना। अहमद हूर को पकड़े अपने कमरे की तरफ जा रहा था, जब हूर कांपती हुई बोली, लेकिन क्यों, क्या हुआ हूर? क्या है तुम जो इस तरह कर रही हो? रिलैक्स, सिर्फ लाइट ही गई है, वो मुझे नहीं पता चला अचानक मसला क्या हो गया है। मैंने चेक किया मगर मुझसे तो ठीक नहीं हुआ, सोचा सुबह ठीक करवा लूँगा, इसलिए आप ही के रूम में कैंडल रखी और तुम्हारे पास भी कैंडल लेकर आ रहा था, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी देर से इतना डरती हो, वरना पहले तुम्हारे पास आता। अहमद ने मुस्कुराकर हूर को तसल्ली दी और कमरे में ले गया था।
मगर हूर जल्दी से बोली, ना ना नहीं अहमद, मैं अंधेरे मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। अहमद ने मोहब्बत भरी नज़रों से हूर की तरफ देखा और उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर चुप करवाया। चलो हूर, अब डरो नहीं, अब चुपचाप सो जाओ, वैसे भी काफ़ी थक गई होगी तुम। अहमद आज हूर को सरप्राइज़ देकर अपनी मोहब्बत का इज़हार करने वाला था, मगर हूर के इज़हार देकर अपने दिल पर जबर किया और हूर को सोने का बोलकर इस बेड पर बिठा दिया। जाओ हूर, कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि इन कपड़ों में तुम्हें ठीक से सो नहीं पाओगी। कैंडल्स ले जाओ, कपड़े चेंज कर लो। हमने हूर को नज़र देखा और फिर जल्दी से अपनी निगाह इस पर हट से हटा ली, क्योंकि हूर इस वक्त एक तो इतनी तैयार होकर हसीन लग रही थी और दूसरा वो यूँ डरी से हमें सीधा अहमद के दिल में उतर रही थी। इन सब से बढ़कर हूर का दुपट्टा इसके पास नहीं था। नहीं अहमद, मैं ठीक हूँ, ऐसे ही सो जाऊँगी। हूर खौफजदा नज़रों से अहमद की तरफ देख रही थी। ओके, तुम बेहतर समझो, मगर ये ज्वेलरी उतार दो, चुभेगी तुम्हें। अहमद अभी भी नज़रें फेर कर हूर से बात कर रहा था। जी, हूर बोलकर अपनी ज्वेलरी उतारने लगी, मगर हूर से एक भारी हार जो कि फिज़ा ने हूर को दिया था, ये इनके ख़ानदानी हार था, वो हूर से नहीं उतर रहा था। काफ़ी कोशिश के बाद हूर मतलब नज़रों से अहमद की तरफ देख रही थी। बोली, हूर से रुख फेरे अब बेड पर लेट गई थी। हूर का डर भी अब काफ़ी हद तक अहमद के करीब होने से ख़त्म हो चुका था, मगर ये सोच चुकी थी कि वह सुबह वो अहमद से इस बारे में ज़रूर बात करेगी। अहमद प्लीज़ मेरी मदद करें, मुझसे इस हार का लॉक नहीं खुल रहा। हूर ने इल्तिजाइया अंदाज में अहमद से कहा, जो करवट बदल कर हूर को देखा, जो कि अभी भी लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी। अहमद की नज़र इसकी सफ़ेद लंबी पतली सी गर्दन में ही उलझ गई थी, लेकिन फिर जल्द से अपनी नज़रों का जावे बदला और फिर लापरवाही से बोला, खुद कर लो हूर। अहमद ने जल्द से कहा और फिर रुख फेर गया था, जबकि हूर ने हैरानगी से मुँह खोलकर अहमद की तरफ देखा और फिर गुस्से से बोली, खुद हो नहीं रहा इसलिए आपसे कहा था, मगर आप तो बहुत ही बेहिस निकले। अहमद, मैं इतनी ही देर से हलकान हो रही हूँ, मगर आपको क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर इतनी से बात नहीं कर सकते। अभी हूर बोल ही रही थी कि अचानक अहमद ने हूर का हाथ पकड़कर इसे खींचा और सीधी अहमद पर आ गई थी। फ़र्क पड़ता है इसलिए तुमसे दूर हो रहा हूँ कि कहीं खुद पर से काबू ना खो दूँ और तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दूँ। अहमद ने रो देती नज़रों से हूर की आंखों में देखा था कहीं, जबकि हूर ने गौर से अहमद की बात सुनी और फिर अपने सर को अहमद के सीने पर रखकर सिर्फ इतना बोली थी, अहमद आई लव यू, आई लव यू। अहमद शौक था हूर के पास बात को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या इसने जो भी सुना वो सच था? मगर जब इसे यकीन हुआ कि हूर भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुकी है, तो फुल मुस्कुराकर हूर को कस कर हग किया था। फिर इसी तरह हूर से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। अरे फ़िरोज़, आप तो कल रात आने वाले थे, मैं आपका इंतज़ार करती रही, मगर आप आए ही नहीं और ना ही मेरी कॉल अटेंड की। कहाँ थे आप? हूर, अहमद और फ़िज़ा नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे, जब फ़िरोज़ को अपने कमरे की तरफ जाते देख कर बोला। फ़िज़ा ऊँची आवाज़ में बोली थी, तो फ़िरोज़ चलता हुआ इधर ही आ गया था। फिर धीमे लहजे में बोला, बस एक बहुत ज़रूरी काम था, तो इसमें बिज़ी था, मगर काम तो फिर भी नहीं हुआ। फ़िरोज़ ने एक तिरछी नज़र हूर पर डाली, जो कि इस वक्त किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। अहमद आहिस्ता आहिस्ता हूर से कोई बात कर रहा था और फिर दांत पीसते हुए बोला, कुछ नहीं होता फ़िरोज़, आप अपनी नीयत अच्छी रखें, अल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छे फ़ैसले करेगा, क्योंकि अल्लाह नीयत देखकर ही फ़ैसले करता है। फ़िज़ा ने अपनी तरफ से सरसरी सी बात की, मगर फ़िरोज़ को ऐसा लगा जैसे फ़िज़ा इस पर तंज कर रही हो, जबकि हूर का भी अचानक ध्यान फ़िरोज़ की लगाई हुई परफ्यूम की तरफ था। ये स्मेल तो कल रात भी आ रही थी इस शख्स से, तो क्या फ़िरोज़ था वो? मगर अभी ये बात कन्फर्म करनी होगी, मगर अहमद से बात करूँगी। हूर ने जांचती नज़र से फ़िरोज़ की तरफ देखा। हूर, आज मिसेस शहबाज ने हमें डिनर पर इनवाइट किया है, तो तुम शाम को तैयार हो जाना वहाँ जाने के लिए। फ़िज़ा ने हूर को मुखातिब किया, तो हूर अपनी सोच वापस झटक कर होश की दुनिया में आई थी। जी आपी, मैं तैयार हो जाऊँगी, आप फ़िक्र नहीं करें। हूर मुस्कुराकर बोली, अपना नाश्ता कंप्लीट करने लगे, जबकि फ़िरोज़ अपने कमरे में जा चुका था। छोड़ें अहमद, मुझे जल्दी से तैयार होने दें, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। हूर जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी लिपस्टिक लगा रही थी, अचानक अहमद आहिस्ता से चलकर उसके पास आया और इस हाथ हूर के पेट पर रखकर अपनी चीनी इसके कंधे पर रख दी थी, जिससे हूर फ़ौरन घबराकर बोली, अरे क्या हुआ हूर? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम अपना काम करो, मैं मासूम क्या कर सकता हूँ? अहमद मुस्कुराकर हूर के कान के पास आहिस्ता से बोला, फिर हूर के कान में फूंक मारी थी। अहमद के इस तरह करने से हूर के हाथों से लिपस्टिक वो जो अपने होठों लगा रही थी फिसल कर ज़मीन पर गिर गई। उफ़ हूर, तुम बिना कितना डरती हो मुझसे, अगर गिरा देना लिपस्टिक। रुको, मैं लगा देता हूँ। अहमद बोलते हुए नीचे झुका और फिर लिपस्टिक को उठाकर हूर के पास आया और एक हाथ हूर की गर्दन पर डालकर हूर के चेहरे को अपने दोनों चेहरे के करीब कर हूर के होंठों पर लिपस्टिक लगाने लगा। हूर, जो पहले ही अहमद की मौजूदगी में कंफ्यूज हो रही थी, मुकम्मल कांपने लगी थी। चुपचाप खड़ी रहो हूर, कामना बंद करो वरना लिपस्टिक फैल जाएगी। हूर अहमद हूर को देखकर मसनूई सा डांटा, जो कि इस वक्त मुकम्मल वाइब्रेट कर रही थी। वाह, क्या लिपस्टिक लगाई है मैंने, तुम बहुत लकी हो हूर, कितना टैलेंटेड हस्बैंड मिला है तुम्हें। अहमद ने बोलते हुए लिपस्टिक वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखी और फिर से हूर के चेहरे की तरफ झुका। क्या हुआ हूर, जो अहमद के इस तरह अपने चेहरे पर झुकने से आंखें बंद कर चुकी थी, अहमद की आवाज़ सुनकर दोबारा आंखें खोलकर अहमद को देखने लगी। वो अहमद, हम
हमें चलना चाहिए, सब वेट कर रहे होंगे। हूर ने अहमद से कांपते हुए कहा। अहमद की साइड से निकलने की कोशिश की तो अहमद ने दोबारा से हूर को पकड़कर इसकी कमर अपने सीने से लगाई थी। फिर हूर की कान के पास झुककर बोला था, हूर तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, पहले वो पहन लो, फिर चलते हैं बाहर। अहमद सरगोशी से बोला, फिर अपनी जैकेट की जेब से एक खूबसूरत सी मेहरून कलर की डिबिया निकाली। इसमें एक क्या है अहमद? हूर अपनी डिबा को अपनी नज़रों के सार में रखते हुए बोली। खोल कर देखो। नहीं रुको, मैं पहना देता हूँ, अहमद ने मुस्कुराकर हूर से कहा और फिर हूर का रुख मोड़कर डिबिया खोली। इसमें से एक खूबसूरत सा नाजुक वाइट गोल्ड का नेकलेस जिसमें ब्लू डायमंड लगा हुआ था निकाल कर हूर के गले में पहना दिया। नेकलेस पहनाते हुए अहमद की उंगलियां हूर की गर्दन पर टच हुई तो हूर उछल कर अहमद से दूर हुई थी। क्या हुआ यार? अहमद ने गौर से हूर की सुर्ख पड़ते हुए चेहरे को देखा। हूर ने मज़ीद नज़रें झुका ली थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ गिफ्ट कैसा लगा? हमने हूर को रिलैक्स करना चाहा। हूर ने तो अपने गले के नेकलेस को हाथ से पकड़कर देखा, फिर अहमद की तरफ देखकर खुशी से बोली, वाह अहमद चलिए, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। हूर ने मुस्कुराकर अहमद से कहा तो अहमद भी मुस्कुराते हुए हूर के पास आया और मज़ीद बोला, एक और भी गिफ्ट है तुम्हारे लिए, रुको मैं अभी भी लेकर आता हूँ। अहमद बोलते हुए ड्रेसिंग रूम में चला गया तो हूर की बेचैनी से अहमद का वेट करने लगी थी। हूर वेट करते हुए मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे कि अहमद ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला, मगर अपने कमरे के पीछे दोनों हाथों से कुछ पकड़ा हुआ था। कमर से पीछे आंखें बंद कर अपनी गिफ्ट दूंगा। अहमद ने हूर की आंखों में देखा। क्या कहा? इस वक्त कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी। ओके, हूर मुंह बनाकर बोली, अपनी आंखें बंद कर ली, कोई चीटिंग नहीं चलेगी। अहमद हूर को वार्न करते हुए इसके करीब आया और फिर अपने पीछे छुपाया हुआ गिफ्ट हूर के सामने किया, बोला, अब तुम आंखें खोल सकती हो। अहमद के बोलने से हूर ने आंखें खोली तो अपने सामने एक बड़ा सा गिफ्ट देखा। अहमद के बोलने से हूर ने आंखें खोली तो अपने सामने बड़ा सा गिफ्ट देखा। चलो जल्दी से अपनी बताओ, गिफ्ट कैसा है लगा? अहमद ने हूर के चेहरे पर फैली खुशी देखकर जल्दी से कहा। हूर को तो जैसे इस बात की चाहिए थी। तभी अहमद के कहते ही जल्दी से गिफ्ट अहमद से गिफ्ट लिया और बेड पर बैठ गिफ्ट खोलने लगी। हाय अल्लाह, अहमद ये कितना प्यारा है, ये मेरे लिए है ना? थैंक यू सो मच अहमद, आप कितने अच्छे हो। और अपने सामने टेडी बियर को हक करके बोली, जबकि अहमद ने हूर को घूर कर देखा। एक्सक्यूज़ मी, गिफ्ट मैंने दिया है तो यह हक मुझे मिलना चाहिए, ना कि इस टेडी बियर को। और मेरी एक बात अच्छी तरह सुन लो हूर, कि तुम मेरी मौजूदगी में मुझे इस टेडी बियर के पास नज़र ना आओ। मैं सिर्फ इसलिए लाया हूँ कि तुम जब मैं घर पर ना हूँ तो इसे हक करके सो सको, क्योंकि मेरे पिल्लू को तुमने कत्ल कर दिया, वरना इसे हक कर लेती। हाय मेरा पिल्लू, कितना प्यारा था वो। अहमद बात करते करते अचानक से दुखी होकर पिल्लू का जिक्र करने लगा तो हूर जो अहमद की बातों को एंजॉय कर रही थी, वो अपनी इस टेडी बियर से किस तरह जेलस हो रहा है। अब खुद को गिल्ट फील करके अहमद के पास आई और फिर अहमद के सीने पर अपना सर रख कर बोली, आई एम सॉरी अहमद, मैं बस बहुत गुस्से में थी इसलिए पिल्लू को जान से मार दिया। आई नो कि आप पिल्लू से बहुत मोहब्बत करते हैं, बट आई स्वेयर मैं आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगी। हूर अहमद के ड्रामे पर यकीन करके खुद अहमद के वो हक करके अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी, जब अहमद बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था और फिर सीरियस होकर बोला, ठीक है हूर, मुझे पूरी कोशिश करूँगा कि पिल्लू को बुला सकूँ, मगर फिर तुम्हें भी तो पिल्लू को बुलाने में मेरा साथ देना पड़ेगा ना। मतलब कि मैं पिल्लू को हक करके सोता हूँ तब मैं तुम्हें हक करके सोया करूँगा। अहमद ने हंस कर हूर को किस कर हक किया था। हूर को अब अहमद की शरारत की समझ आई थी। अहमद छोड़ें, इतने बुरे हैं आप। आपको पता है कि मुझे कितना रोना आ रहा था कि मैंने आपकी पिल्लू को जान से मार दिया, मगर आप तो मजाक कर रहे थे। मेरा कटी और अब चलें बाहर, आप ही वेट कर रही होंगी। हूर ने अहमद को खुद से अलग किया और ख़ुद कमरे से बाहर निकल गई, जबकि अहमद भी हंसते हुए हूर के पीछे पीछे कमरे से निकल गया था। हूर अहमद सीढ़ियाँ उतरकर हाल में आए तो इन्हें फ़िज़ा और फ़िरोज़ सोफ़े पर बैठे हुए नजर आए थे। आ गए तुम दोनों, कब से वेट कर रहे हैं हम। फ़िज़ा हूर और अहमद को देखकर उठती हुई बोली, जबकि फ़िरोज़ ने सिर्फ हूर का सर से पैर तक जायज़ा लिया था। अरे वाह, और ये नेकलेस तो बहुत खूबसूरत है। फ़िज़ा ने हूर के गले में मौजूद नेकलेस की तरफ इशारा किया तो जो फ़िरोज़ घूरने से परेशान हो रही थी, अचानक फ़िज़ा की बात सुनकर अहमद के करीब गई और फिर अहमद के हाथ को पकड़ शर्मा कर बोली, थैंक यू आपी, दरअसल ये नेकलेस हमने मुँह दिखाई में गिफ्ट दिया है। हूर ने जानबूझकर फ़िरोज़ को जलाने के लिए ऐसा किया था जो जलकर ज़रूर कोई गलत कदम उठाए और फिर वो इसका पर्दाफाश कर सके। जबकि फ़िरोज़ ने हूर की बात सुनी और फ़िज़ा से चलने का बोलकर गुस्से से घर से बाहर निकल गया। चल ना, अब एक दफ़ा करो सही कोई उल्टी सीधी हरकत, फिर तुम्हें बताऊँगी मैं। हूर ने घर से बाहर निकलकर फ़िरोज़ की कमर को देखकर सोचा, मगर बोली तो सिर्फ इतना कि अचानक फ़िरोज़ भाई को क्या हो गया है, कितने गुस्से में बाहर गए हैं। हूर मासूम सा चेहरा बनाकर बोला तो फ़िज़ा ने जल्दी से कहा, अरे कुछ नहीं हूर, वो बस कल इनका काम नहीं हुआ, बस इसलिए मुँह बनाए फिर रहे हैं। खैर छोड़ें इस बातों को, चलो हम चलते हैं, मिसेस शहबाज हमारा वेट कर रही होंगी। फ़िज़ा के बाहर की तरफ चल पड़ी तो अहमद भी हूर का हाथ पकड़कर घर से निकल गया था। अहमद सुलेमान कितना क्यूट है ना, कितना प्यारा सा छोटा सा, और आलिया आपी मिसेस शहबाज वो कितनी नाइस हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। हूर ड्रेसिंग रूम से नाइट ड्रेस पहनकर वापस कमरे में आई और बेड पर बैठी बोली, हाँ। अमन लैपटॉप खोले मसरूफ़ से अंदाज में बोला, क्या हूँ, क्या आप क्या कर रहे हैं? हमें इतनी देर हो गई है, सोना नहीं है आपने?
हूर अहमद के चाय को पकड़ अपनी तरफ करके बोली, हूर यार मैं भूल ही गया था कि एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन बनानी थी जो सुबह ही देनी थी, तो मुझे थोड़ी देर लग जाएगी काम करते करते। तुम ऐसा करो, तुम सो जाओ, मैं मुकम्मल काम करके सो जाऊँगा। आमने मुस्कुराकर हूर से कहा और वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गया। तो ओके, तो हम मैं ऐसा करती हूँ कि आपके लिए कॉफ़ी या फिर चाय बनाकर लेके आती हूँ, आपको बेहतर महसूस होगा। हूर अहमद को देखकर बोली तो हमने एक नज़र हूर पर डाली, फिर मुस्कुराकर बोला, थैंक यू यार, सच में बहुत ज़रूरत थी इस वक्त चाय की। कितनी प्यारी हो ना तुम, कैसे मेरे दिल की बात समझ लेती हो। अहमद शरारत से बोला तो हूर नज़रें झुकाकर शर्माने लगी। ओके, फिर मैं कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। अहमद के कहते ही हूर बोलती हुई उठी और अहमद कमरे से निकल गई थी। वाह, बड़ी खुश फिर रही हो, तो फाइनली तुमने अहमद को अपना शौहर एक्सेप्ट कर ही लिया। हूर जो कॉफ़ी बना रही थी, अचानक फ़िरोज़ की आवाज़ सुनकर पलट कर फ़िरोज़ को देखना चाहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अहमद भी इतने ही अच्छे हैं, इनसे तो किसी को भी मोहब्बत हो जाए, और इन्होंने तो मुझे इतनी मोहब्बत दे दी कि आपको क्या बताऊँ फ़िरोज़ भाई। हूर ने जानबूझ के इतनी और फ़िरोज़ भाई को खींच कर कहा, वैसे आपको तो भाई कहते हुए भी घिन आ रही है मुझे। कितना गिर गए हो तुम तो मेरी सोच से भी बढ़कर घटिया निकले। तुम क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कि परसों रात तुम आए थे मेरे रूम में और मेरे साथी से तो मैंने तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दिया। अब तक नहीं बताया अहमद को इस बारे में, वरना तुम इस तरह इस घर में दंदनाते हुए फिर रहे हो ना। कब का इस घर से धक्के मारकर निकाल देते हो वो तुम्हें। मगर ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें कि मुझसे जितना हो सके दूर रहना, वरना यकीन मानो मिस्टर फ़िरोज़ तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगी मैं, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सो नाउ गेट लॉस्ट। हूर फ़िरोज़ की आंखों में देखकर हिकार से बोली, हाँ तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि मैं और अहमद 32 दिनों तक यूक्रेन जा रहे हैं हनीमून के लिए। कैसी लगी न्यूज़? आई होप कि तुम्हें बहुत खुशी होगी इस न्यूज़। सो बाय मिस्टर फ़िरोज़ फॉर एवर। वो क्या है ना कि मुझे अपनी जान अहमद के लिए काफ़ी बनानी है, तो मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि तुम जैसे फजूल आदमी से बात कर सको, तो मेहरबानी करके यहाँ से दफ़ा हो जाओ अभी। हूर दांत पीसते हुए फ़िरोज़ से बोली, फिर से कॉफ़ी बनाने लगी, जबकि फ़िरोज़ हूर को घूरते हुए गुस्से से घर से बाहर निकल गया था। इस बात से अनजान के फ़िज़ा किचन के बाहर खड़ी हूर और फ़िरोज़ की सारी बातें सुन चुकी थी। अहमद ये ले कॉफ़ी, याद से कॉफ़ी पी लीजिएगा, मैं सोने लगी हूँ। हूर काफ़ी को अहमद के पास साइड टेबल पर रखते हुए बोली और आकर बेड पर लेट गई। क्या हुआ हूर, अचानक तुम्हारा मूड क्यों ख़राब हो गया? अहमद ने हूर को गौर से देखते हुए कहा। कुछ नहीं अहमद, बस कुछ थकावट महसूस हो रही थी, मुझे सोना चाहती हूँ। हूर ने नज़रें चुराकर अहमद से कहा और आंखें बंद कर लीं। फिर उसकी वजह से हूर का मूड काफ़ी ख़राब हो चुका था। हूर मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझसे झूठ मत बोलो, बताओ क्या मसला है? अहमद ने लैपटॉप बंद करते हुए साइड पर रखा और हूर के बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, अहमद एक बात कहूँ? हूर ने अहमद के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। बोलो मेरी जान क्या बात है? अब अहमद इंतहाई मोहब्बत से बोला तो हूर हिम्मत करके बोली, आपको याद है अहमद कि मैं परसों रात को डर गई थी? हूर बोलकर अहमद के जवाब का इंतजार करने लगी। हाँ याद है, तुम अंधेरे से डर गई थी। अहमद अभी भी हूर को मोहब्बत लुटाती नज़रों से देख रहा था। नहीं अहमद, मैं अंधेरे से नहीं डरी थी। तब कोई कमरे में, एक सेकंड हूर, बहुत ज़रूरी कॉल आ रही है, अभी कॉल सुनकर वापस आता हूँ, फिर बात करते हैं। हूर अहमद को फ़िरोज़ के बारे में बताने वाली थी कि अहमद के मोबाइल पर अचानक किसी की कॉल आने लगी थी। अहमद हूर को इंतजार करने का कहते हुए इस पर सर पर किस करते कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि हूर अहमद का वेट करते करते सो गई। कितने पैसे चाहिए तुम्हें इस बदले में? फ़िरोज़ ने पिस्टल उठाकर इसका गौर से जायज़ा लेते हुए कहा। इस वक्त फ़िरोज़ एक सुनसान जगह पर एक शख्स से पिस्टल खरीद रहा था ताकि इसे अपने गंदे इरादे को पूरा कर सके। 5 लाख रुपए लगेंगे इसके लिए। अगर हम हैं तो ये तेरी हुई, मगर इसके बाद तो मुझे नहीं जानता और मैं तुझे नहीं। अगर इसके इस्तेमाल के बाद तो किसी मुसीबत में फंसा तो तूने मेरा नाम लिया तो यकीन मान, मैं बहुत सी और भी इससे भी अच्छी गन्स हैं मेरे पास, और इन सब की गोलियां तेरे अंदर उतार दूंगा। ये तो गनीमत समझ के शौकत के कहने पर तुझसे मिलकर डील कर रहा हूँ, वरना तुझ जैसे को तो मैं देखना भी गवारा ना करूँ। बात करना तो बहुत दूर की बात है। चल अब गन ये ले और पैसे दे और चलता बन निकल। गन डीलर हकारत से फ़िरोज़ को देखकर बोला तो फ़िरोज़ ने गुस्से से दांत पीसते हुए पैसे रखे और पिस्टल उठाकर वहाँ से निकल गया था। गुड मॉर्निंग माई लव। हूर स्कूल से सोने में मसरूफ़ थी। कल फिर वो टेंशन में थी, इसलिए बेहोशों की तरह सोई रही, जबकि अहमद हूर की गाल पर घिस करके इसे गाया था। गुड मॉर्निंग अहमद। हूर ने मुस्कुराकर अहमद की तरफ देखकर कहा। एक सेकंड, टाइम क्या हुआ है अहमद? ओ माय गॉड, कहीं फजर का टाइम तो नहीं गुजर गया? हूर हड़बड़ाकर उठती हुई बोली, रिलैक्स, और अभी सिर्फ 6 बजे हैं, सो रिलैक्स, फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए ही उठाया है तुम्हें, मगर अभी कुछ देर लेटी रहो क्योंकि अभी नींद से जागी हो। नींद के फ़ौरन बाद उठकर चलने फिरने से चक्कर आ सकता है, इसलिए थोड़ी देर बाद उठकर नमाज़ पढ़ लेना। अहमद मोहब्बत से आहिस्ता आहिस्ता बोलकर हूर को समझा रहा था, जबकि हूर चुपचाप बस अहमद को ही देखे जा रही थी। ओके, फिर मैं अब मस्जिद जा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर तक उठ जाना, ऐसा ना हो कि दोबारा सो जाओ। हमने मुस्कुराकर कहा। हूर को दोबारा बेड पर लिटा दिया। अहमद, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, रात को भी नहीं कर सकी। हूर ने दोबारा से अहमद से फ़िरोज़ के बारे में बात करनी चाहिए, मगर एक बार अहमद ने हूर को चुप करवा दिया। हाँ सही कहा तुमने, रात को जब मैंने कॉल पर बात करके वापस आया तो तुम सो रही थी, इसलिए बात नहीं हो सकी। मगर यार हूर, अब सच में नमाज़ के लिए लेट हो रहा हूँ, तो पहले नमाज़ पढ़ लो, फिर आ जाऊँगा। आई स्वेयर कि ऑफिस जाने से पहले तुमसे बात करके ही ऑफिस जाऊँगा, आई प्रॉमिस। अहमद बोलते हुए झुका, हूर के सर पर किस करके कमरे से बाहर निकल गया। हूर खुद
जबकि और भी एक लंबी सांस लेकर उठी और बाथरूम में घुस गई थी। आप ही आज आपने मेरा नाश्ता नहीं बनाया? हूर, अहमद और फिज़ा इस वक्त खाने के टेबल पर मौजूद थे। जब अहमद ने पहला नवाला खाते हुए फिज़ा को देखकर कहा, हाँ नाश्ता वो, आई एम रियली सॉरी अहमद, मुझे याद नहीं रहा, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। 1 मिनट तुम रुको, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ तुम्हारा। फिज़ा शर्मिंदगी से बोलकर उठने ही लगी जब हूर ने फिज़ा से कहा, आप ये बैठे, मैं नाश्ता करे में आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। अहमद का नाश्ता आज मैं बना देती हूँ, हूर मुस्कुराकर बोली जब फिज़ा ने एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट के साथ हूर को देखा और हाँ में सर हिला दिया। क्या हुआ आपी, क्या कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है? क्योंकि आज तक कभी कोई ऐसा दिन नहीं आया कि आपने मेरा नाश्ता ना बनाया हो। बताएं मुझे आपी, आपका भाई अभी ज़िंदा है जो आपकी परेशानी दूर कर सके। हूर के जाते ही अहमद ने फिज़ा से कहा, कुछ नहीं हुआ मुझे अहमद, मैं ठीक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, और अगर हुई भी तुम्हारे अलावा किसी को बताऊँगी। तुम टेंशन नहीं लो इसलिए। वो तो बस मैं पता नहीं कैसे आज भूल गई तुम्हारा नाश्ता बनाना। वैसे भी अब ये ड्यूटी मुझे हूर को देने वाली हूँ, तो आदि बना लो तुम हूर के हाथ का नाश्ता करने का। फिज़ा ने मुस्कुराकर अहमद की तसल्ली करवानी चाहिए, मगर अहमद भी फिज़ा को अच्छी तरह जानता था, कैसे यकीन कर लेता। वो इस वक्त बिल्कुल ठीक है और अहमद से कोई बात नहीं छुपा रही। फिर अहमद ने इसी सोच के साथ नाश्ता किया कि ऑफिस से आकर फिर निकल गया और फिज़ा की परेशानी में भूल ही गया था कि इसे हूर से बात करनी थी, जबकि हूर भी खुद घर के कामों में मसरूफ़ हो गई थी यकीनन, क्योंकि बकौल हूर के आज फिज़ा की तबीयत ख़राब थी, वरना वो सभी काम करवाती थी मुलाजमा से, इसलिए आज खुद हूर सब काम अपने घर में करवा रही थी, जबकि फिज़ा को हूर ने इस कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था। हेलो हूर डार्लिंग, मुझे बेहाल करके तुम्हारा क्या हाल है? हूर इस वक्त अपने लिए किचन में काफ़ी बना रही थी जब फिरोज़ हूर के पास आकर बोला, पागल पागल तो नहीं हो गए तुम, क्या बकवास कर रहे हो तुमने अभी हाल? मैंने कहा था ना कि अगर अपनी भलाई चाहते हो तो मुझसे दूर रहो, मगर लगता है तुम्हें जलील होकर ही इस घर से निकलने का शौक़ है। कोई नहीं, तुम्हारा ये शौक़ भी मैं पूरा करवा देती हूँ। हूर ने नफरत से फिरोज़ की तरफ देखकर कहा, जबकि फिरोज़ बेशर्मों की तरह हंसने लगा। ना ऐसे नहीं कहते डार्लिंग, वो क्या है ना कि मैं तुम्हें इन बदतमीज़ियों की वजह से मेरा गुस्सा सहना पड़ेगा, इसलिए इज़्ज़त से बात किया करो मेरे साथ, क्योंकि जिस अहमद की मोहब्बत पर तुम इतना गुरूर कर रही हो, मुझे इस घर से निकलवाने की बात कर रही हो, वो अहमद ही बहुत जल्दी इस दुनिया से रुखसत करने वाला हूँ मैं मेरे हाथों से। कैसा लगा सरप्राइज़? फिरोज़ हूर की आंखों में देखते हुए बोला, बकवास बंद करो अपनी। हूर गुस्से से बोली, जबकि फिरोज़ जल्दी से बोला, हाँ बकवास नहीं है, ये देखो इसी पिस्टल से अहमद को जान से मार दूंगा, मगर अगर तुम मेरी सारी बातें मानती रही तो बख्श दूंगा अहमद को, मगर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, जो कि मैं कहूँगा वैसे ही करना पड़ेगा, जब मैं कहूँगा तब मेरे पास आना पड़ेगा, इस तरह सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं खुश रहूँगा और अहमद भी ज़िंदा। फिरोज़ ने घटियापन की इंतहा कर दी, जबकि हूर बेयकीन से शौक़ से फिरोज़ के हाथों में पिस्टल मौजूद देख रही थी। असली है सच में, अगर तुमने इनकार किया तो अहमद तो शूट करके साबित भी कर दूंगा, और सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, अच्छे से सोच समझ के जवाब दे देना। अब आखिर अहमद की ज़िंदगी तुम्हारे एक फ़ैसले के मोहताज है। फिरोज़ हूर करीब आकर हूर के कान के पास बोला और फिर किचन से बाहर निकल गया, जबकि हूर शौक़ से वहीं खड़ी थी। हाँ, मुझे फिरोज़ की बात मान लेनी चाहिए, वरना मेरी वजह से वो अहमद को कुछ नहीं होने दूँगी। अहमद, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तो आपको कैसे अपनी आँखों के सामने मरता हुआ देखूँ? मैं सब सिर्फ आपके लिए ही कर रही हूँ, सिर्फ आपके लिए। हूर अपने कमरे में मौजूद काफ़ी देर सोचने के बाद इस फैसला कर चुकी थी कि फिरोज़ की इस घटिया बात को मान लेगी। हाँ, मैं जाकर फिरोज़ को कह देती हूँ कि मुझे इसकी शर्त कबूल है, बस वह अहमद को छोड़ दे। हूर बोलते हुए के कमरे से निकलने लगी कि अचानक से मोबाइल पर अहमद की कॉल आने लगी थी। हूर ने वापस बेड के पास आकर मोबाइल उठाकर देखा और कॉल अटेंड किया। अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, आई एम रियली सॉरी हूर, मैं भूल गया था कि तुमसे बात किए बगैर ऑफिस चला आया यार, वो बस आप ही की टेंशन में याद ही नहीं रहा। तुम नाराज़ तो नहीं हुई ना मुझसे? आई एम सॉरी। अहमद नॉन स्टॉप हूर से माफ़ी मांग रहा था, जबकि अहमद की मोहब्बत देखकर हूर के आंसू बहने शुरू हो गए थे। हूर, तुम रो रही हो, क्या हुआ मेरी जान, बताओ मुझे? अहमद परेशानी से बोला। अहमद, आई एम सॉरी। हूर ने रोते हुए ऐसे इतना कॉल बंद करके बेड पर बैठकर तारों रोने लगी। अहमद हूर के इस तरह कॉल बंद करने से परेशान होकर अपना सामान समेटने लगा और हूर के पास घर जा सकी। बस अब और नहीं, मैं अहमद के साथ कभी भी बेवफाई नहीं करूँगी, किसी भी हाल में नहीं, जब कोई जज्बाती फैसला नहीं करूँगी मैं। तो फिरोज़ होता कौन है मुझे जो मेरे अहमद की ज़िंदगी ख़त्म करे? ये फैसले तो अल्लाह के हैं, बस अब इस घटिया आदमी को इसकी औकात याद करवानी है मैंने। हूर ने गुस्से से सोचा, फिर उसको अपना फैसला सुनाने के लिए कमरे से बाहर निकल गई। अभी हूर सीढ़ियाँ उतर ही रही थी कि फिरोज़ हाल में सोफे पर बैठा टीवी देखता हुआ नजर आया। बात करनी है मुझे तुमसे। हूर फिरोज़ को देखकर हकारा से बोली, जबकि फिरोज़ अचानक से उठा और हूर के बाजू को पकड़कर गुस्से से बोला, किस तरह से बात कर रही हो तुम मुझसे? मैंने कहा था ना कि तुम इससे बात किया करो, वरना 1 मिनट नहीं लगाऊंगा अहमद को जान थोड़ा। अभी फिरोज़ बात ही कर रहा था कि हूर ने किस कर एक थप्पड़ फिरोज़ के मुंह पर मारा, जिससे फिरोज़ खिसक कर हूर से कुछ फासले पर हुआ। क्या बकवास की है तुमने? हाँ, हाथ भी नहीं लगा सकती तुम मेरे अहमद को, इससे पहले मैं खुद जान से मार दूंगी तुम्हें। और यही बात मैं यहाँ करनी आई थी कि थूकती हूँ तुम पर और तुम्हारी शराइत पर। अगर तुम बस अपने घंटे गिनो इस घर में, क्योंकि अहमद क्या थी, मैं सब कुछ अहमद को बताने वाली हूँ, तो अब तुम ये सोचो कि अहमद तुम्हारा क्या हाल करेगा। हूर ने तंज
से मुस्कुराकर कहा और अपने कमरे में चली गई, जबकि फ़िरोज़ गुस्से में पागल हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम राना, अहमद बात कर रहे हैं। अहमद ऑफ़िस से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था जब अचानक इसके मोबाइल पर किसी कॉल आई। जी हाँ, मैं राना मैं बात कर रहा हूँ। सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। आपका अपना तारुफ़ करवाना पसंद करेंगे? आपने सलाम का जवाब देने के लिए बात कहा। हाँ, क्यों नहीं। मैं साद कुरैशी बात कर रहा हूँ। वो आपकी हैदराबाद वाली ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। पहले तो आपके बहनोई फ़िरोज़ से 3 करोड़ में डील हुई थी, मगर अब वो 5 करोड़ माँग रहे हैं। मैंने आपको सिर्फ़ इसलिए कॉल किया कि आप इन्हें समझाएँ कि जब पहले डील हो चुकी है तो अब रकम क्यों बढ़ा रहे हैं। आप प्लीज़ इनसे बात करें, मुझे बता दें कि आप कॉल का वेट कर रहा हूँ। साउथ कुरैशी ने जल्दी अपनी बात मुकम्मल कर अहमद के बोलने का वेट करने लगा, जबकि अहमद की कुछ देर तो खामोश रहा, फिर दो टोक अंदाज में बोला, जी नहीं शुक्रिया, हमने ये डील नहीं करनी, ना 3 करोड़ में और ना 5 करोड़ में। माज़रत चाहूँगा, आपका टाइम वेस्ट किया। अल्लाह हाफ़िज़। अहमद ने कहकर जवाब सुने बगैर कॉल काट दी और मोबाइल को गुस्से में गाड़ी की सीट पर पटक कर गाड़ी का रुख घर की तरफ किया था। ये अहमद अभी तक क्यों नहीं आया? जल्दी आ जाए अहमद, बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। हुर बोलती हुई बार-बार अहमद को कॉल कर रही थी, मगर इसका मोबाइल मुसलसल ऑफ जा रहा था। क्या करूँ, बाहर जाकर वेट करूँ अहमद का? मगर बाहर तो वो घटिया शख्स फ़िरोज़ बैठा है, तो क्या हुआ? मैं डरती थोड़ी हूँ इससे। हाँ, मैं बाहर जाकर अहमद का वेट करती हूँ। हुर सोचते हुए उठी भी थी, इसने कमरे का दरवाज़ा खोला ही था कि नीचे से अहमद के गुस्से से बड़ी हुई आवाज़ आई। अहमद आ गए और अहमद इतना गुस्सा किस बार और क्यों कर रहे हैं? अभी तो मैंने उन्हें कुछ बताया भी नहीं था। हुर सोचते हुए सीढ़ियाँ उतरती हुई हॉल में आई तो इसे अहमद हॉल में सुर्ख चेहरे के साथ नज़र आया। अहमद जो फ़िरोज़ से कुछ इस बात पर झगड़ रहा था, तो हुर चुपचाप अहमद की बात सुनने लगी। क्या हुआ फ़िरोज़ भाई? अगर आपको पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे या फिर आप ही से ले लेते। मगर वो ज़मीन क्यों बेचने की कोशिश की है, जानते हुए भी कि वो ज़मीन हमारे लिए क्या अहमियत रखती है? सोचो ज़रा, अगर वो डील हो गई होती तो किस तरह से मैं मोम डैड का वहाँ यतीम खाने का बनाने का ख्वाब पूरा करता, किस तरह से सुकून रहता। क्योंकि आपने एक दफ़ा पूछना तो दूर की बात, आपने बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। वही ज़मीन नज़र आई थी आपको? बोले। अहमद गुस्से में फ़िरोज़ की आंखों में देखते हुए पूछ रहा था, जबकि फ़िरोज़ अहमद की बात को नज़रअंदाज करते हुए टीवी देखने में मसरूफ़ था, जैसे यहाँ पर कोई दूसरा मौजूद ही ना हो। फ़िरोज़ भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जवाब दें मुझे। अहमद ने पास पड़ा बात उठाया, इसके सामने लगी एलईडी में दे मारा, जिससे एलईडी तो बंद हो ही गई थी, मगर फ़िरोज़ दाँत पीसते हुए बैठा रहा। सुनाई नहीं दे रहा आपको? बकवास कर रहा हूँ मैं। अहमद फ़िरोज़ के सामने आकर इसकी बातों को पकड़कर फ़िरोज़ को उठाते हुए बोला, जबकि फ़िरोज़ ने फ़ौरन अहमद के हाथ को झटका और फिर अहमद को धक्का दिया, जिससे अहमद कुछ फासले पर हो गया था, मगर खुद को गिरने से बचाया था। अहमद, फ़िज़ा और हुर दोनों इकट्ठी बोली, श्श्ट! अब मुझे किसी की आवाज़ नहीं आई। फ़िरोज़ ने खूनख्वार नज़र से फ़िज़ा और हुर की तरफ देखकर कहा, फिर अपनी नज़र अहमद की तरफ की। सच सुनना है ना तुमने? तो सब सुनो। हाँ, मैंने वो ज़मीन बेचनी चाहिए, जानते हुए कि भी वो तुम्हें कितनी अज़ीज़ है, ताकि इसके बिकने से तुम्हें तकलीफ़ हो। हाँ, दौलत चाहिए मुझे, सारी दौलत। इसी ही हासिल करने के लिए मैंने फ़िज़ा से शादी की, लेकिन नहीं, अभी तो तुम ज़िंदा थे, यानी कि इस घर का और इस दौलत का वारिस ज़िंदा था, तो कुछ भी कैसे मिलता। मैंने तो कोशिश की थी कि एक दफ़ा तुम्हें मारने की, मगर बच जाते। याद है तुम्हें, जब तुम मर गए थे और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था? वो एक्सीडेंट मैंने करवाया था, मगर नहीं, तुम तब भी बच गए। और एक दफ़ा जब लड़कों से तुम्हारी लड़ाई हो गई थी, उन्होंने तुम्हें बहुत मारा था, वो लड़के भी मैंने ही भेजे थे, मगर तुम फिर बच गए और बड़े ही ढीठ हो तुम। फ़िरोज़ इस वक़्त अपने हवासों में नहीं लग रहा था। फिर तुमने हुर से शादी की, मगर वहाँ से इनकार हो गया। मैंने सोचा कि तुम इस गम में मरमराओ जाओगे, मगर नहीं, तुमने हुर से निकाह कर लिया और हुर वो भी तुम्हें एक्सेप्ट करके बैठ गई। हाय हुर, कितनी खूबसूरत हो तुम। फ़िरोज़ ने डरी सहमी हुर को देखकर कहा और फिर बोला, लेकिन तुम भी इस अहमद को ही मोहब्बत करती हो। मुझे तो ठीक से जवाब भी नहीं देती, मगर अब मुझे तुम्हें हासिल करना था, इसलिए तुम्हारे वलीमे की रात घर की लाइट ख़राब करके आया था तुम्हारे पास हुर, तुम्हें हासिल करने के लिए, मगर तुम भाग गई मेरे अरमानों पर पानी फेर कर। क्यों हर चीज़ तुम्हें मिल जाती है जो मुझे चाहिए होती है? फ़िरोज़ चीख कर बोला। अहमद गुस्से से फ़िरोज़ के पास आया, उसके मुँह पर एक पंच मारा, जिससे फ़िरोज़ लड़खड़ाकर सोफ़े पर गिर गया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी हुर के पास जाने की? जान से मार दूँगा मैं तुझे। अहमद गुस्से में बोलते हुए फ़िरोज़ को एक और पंच मारने लगा, तो फ़िरोज़ अपनी पिस्टल निकाल कर अहमद की तरफ करके बोला। फ़िरोज़ अपनी पिस्टल निकाल कर अहमद की तरफ करके बोला, बस बहुत कर ली बकवास। गुस्सा आ रहा है मुझे तुझे कि तेरी हूर के पास गया, मगर अब जब तू मर जाएगा, तेरी हूर हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। फिर तो करना गुस्सा कब्र में। फ़िरोज़ अपनी नाक से निकलते हुए फ़ोन को हाथ से साफ़ करते हुए बोला, जबकि हूर शौक से ये सुनकर मंजर देख रही थी। मगर फ़िज़ा चुपचाप अहमद के रूम में गई और अहमद की गन उठाकर वापस हाथ में आ गई थी। चल बेटे, कलमा पढ़ ले, वरना वो भी नसीब में नहीं होगा। फ़िरोज़ पिस्टल का रुख अहमद की सर की तरफ करके बोला, जबकि फ़िरोज़ से वो पिस्टल छीनने के बारे में सोच रहा था। एक दौड़ फ़िज़ा ने फ़िरोज़ को आवाज़ दी और फिर फ़िरोज़ ने रुख मोड़ते हुए उठा। अभी फ़िरोज़ 3 बोलने के साथ अहमद पर गोली चलाने ही वाला था कि फ़िज़ा अचानक से इसकी तरफ देखने लगा, जिससे फ़िज़ा ने बगैर सोचे समझे फ़िरोज़ पर गोली चला दी और खुद ज़मीन पर बैठकर फ़िरोज़ को मरते हुए देखने लगी, जबकि फ़िरोज़ लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिरा और फर्श पर इसका खून तेज़ी से बहने लगा था। फ़िरोज़ भाई, अहमद ने बढ़कर फ़िरोज़ को ज़मीन पर से उठाना चाहा, मगर वो सिर्फ आखिरी सांसें ले रहा था, क्योंकि गोली इसके दिल पर लगी थी। हूर एम्बुलेंस को फ़ोन करो जल्दी। हूर ने चीख कर बुत बनी हूर से कहा, जिससे हूर ने एक नज़र अहमद पर डाली और गिरती पड़ती फ़ोन स्टैंड
तक गई और अभी रिसीवर उठाया ही था कि फ़िज़ा की आवाज़ सुनाई दी। मर चुका है वो, एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत नहीं, फ़िज़ा बेतासर चेहरे के साथ बोली, जबकि अहमद फ़िरोज़ को वहीं छोड़कर भागकर फ़िज़ा के पास आया। अभी आपको कुछ नहीं होगा, ये कत्ल आपने नहीं किया, मैंने किया अपने दिफा में, ठीक है? आप और हूर पुलिस को भी यही बयान देंगी। अहमद फ़िज़ा के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़े समझा रहा था। नहीं अहमद, तुम्हें मेरी कसम, तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे, मैंने ये किया है और मैं इसकी सज़ा मुझे ही मिलेगी। ये आदमी ज़िंदा रहने के काबिल नहीं था अहमद, इसका मरना ही था बेहतर था। मुझे इसे मारने पर कोई पछतावा नहीं है। फ़िज़ा बेतासर चेहरे के साथ अहमद से बात कर रही थी, जबकि अहमद बस फ़िज़ा को देखे जा रहा था। 5 साल बाद, अरमान बेटे आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आपको पता है ना कि आज आपकी फूफो आ रही हैं, जल्दी करो, आपके पापा आपकी फूफो को लेकर आते हैं ही होंगे। हूर खिलौनों से खेलते हुए अरमान को देखकर बोली, जो अभी भी खेलने में मसरूफ़ था। अरमान बेटा क्यों तंग कर रहे हो मुझे? हाँ, क्यों तंग कर रहे हो अपनी मम्मा को? हूर अरमान के बिखरे हुए खिलौने उठा रही थी और साथ-साथ इसे तैयार होने को बोल रही थी, जब फ़िज़ा कमरे में दाखिल होते हुए बोली, जबकि अहमद भी फ़िज़ा के साथ कमरे में दाखिल हुआ था। फ़िज़ा को अहमद के पावर की वजह से सिर्फ 5 साल की सज़ा हुई थी और आज वो वापस अपने घर आ गई थी, जबकि इन 5 सालों में अल्लाह ने हूर और अहमद को एक खूबसूरत सा बेटा अता किया था, जो शक्ल सूरत में अहमद जैसा था, जबकि आंखें हूर पर गई थी, यानी नीली और अरमान। बेटे इधर आओ। फ़िज़ा ने अरमान को अपनी तरफ बुलाया तो वो चलता हुआ फ़िज़ा को गोद में चला गया। फ़िज़ा इससे लाड करने लगी, जबकि अहमद हूर के पास जाकर खड़ा हो गया। वो दोनों फ़िज़ा और अरमान को देखने लगे। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, जैसे कि हूर और अहमद की ज़िंदगी में सुकून और आरामदा हो गई थी, ख़त्मशुदा। आपको ना अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट्स करना मत